बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। कोई भी अगर एक्सेल स्टार्ट करना चाह रहा है और उसको सीखना चाह रहा है, कोई जॉब के हवाले से है या कोई बिल्कुल बिगनर लेवल है जिसको कोई काम एक्सेल में दे दिया गया या टास्क आ गया उसके पास कि आप एक्सेल में ये चीज़ें सीख लें, बेसिक जॉब के हवाले से जो फार्मूले यूज़ हो सकते हैं, जो एक्सेल कमांड हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस वगैरह के साथ। अक्सर जो ज़ीरो लेवल होता है तो बिल्कुल कंप्यूटर नहीं जानते, तो उनके सामने अगर इस तरह का मसला आ जाता है तो वो किस तरह एक्सेल को इतना यूज़ कर सकते हैं कि वो अपना काम आराम से कर सकें। ये मैंने उनको देखते हुए वीडियो बनाई है और इसमें जो ऑलरेडी एक्सेल जानते हैं तो उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ये मैंने ऑप्शन आज की इस वीडियो के अंदर रखा है। तो ज़ीरो से लेके थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल तक इस वीडियो के अंदर मैं शीट्स के हवाले से कि किस तरह बनेंगी, किस तरह फार्मूले यूज़ करेंगे, उसके अंदर वर्कशीट को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह, कौन से फार्मूले ज़रूरी होते हैं जो हमें पता होने चाहिए एक्सेल की जॉब के हवाले से हमें काम आना चाहिए। इसके अलावा डेटा एंट्री का माइंड में अक्सर सवाल आ रहा होता है, तो किस तरह से हम डेटा एंट्री को काम करने में आसान कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये सब चीज़ें किस तरह से होंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन इतना आप एक्सेल अच्छी तरह जान जाएंगे कि आप अगर कहीं जॉब के लिए जाते हैं या कोई काम आपसे कहा जाता है एक्सेल में करने का, तो वो आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से कंट्रोल एक्सेल का कर सकते हैं। ओपन करने से लेकर इसको काम तक हैंडल करना, सारी काम करने से लेकर क्लोज करने तक की चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है, फर्स्ट जो देख रहे हैं भरपूर इसका रिस्पॉन्स करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करें जो इस तरह की प्रॉब्लम में जो जॉब करना चाहते हैं और जिनके लिए एक्सेल ज़रूरी हो गया है सीखना। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। डेस्कटॉप है, ठीक है। फर्स्ट जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं डेस्कटॉप आता है हमारे पास यहाँ पर, और इसमें आइकन बने हुए होंगे यहाँ पे। अब आपको एक्सेल का आइकन नज़र नहीं आ रहा, फर्ज कर लें लास्ट टाइम डेस्कटॉप पे ही आइकन बना हुआ होता है, तो हम उस पर किसी भी जिस तरह जैसे हमें एक्सेल का आइकन नज़र आ रहा है तो हम इस तरह क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। लेकिन ये एक्सेल फाइल है जो सेव हुई हुई है, तो हमारे पास ये विंडोज़ 10 है। यहाँ पर इसका सर्च का ऑप्शन होता है, यहाँ पे सर्च आप टाइप करें तो इसमें या तो एक्सेल इंस्टॉल होगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर ये भी सर्च वगैरह का ऑप्शन नहीं है, विंडोज 7 वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें स्टार्ट बटन होता है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इसमें जाएंगे, यहाँ पर भी आप स्क्रॉल करेंगे, अगर उसकी प्रोडक्ट्स इंस्टॉल होंगी तो यहाँ से जाकर आप ऑन कर सकते हैं ओपन। अब जैसे हमें एक्सेल ओपन करना है तो इसके अंदर हमें देखना है कि एक्सेल कहाँ पर है। और अगर फर्ज कर लें यहाँ पे भी हमारे सामने एक्सेल शो नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे ये आ गया, अब हमें ये कंफर्म करना है कि एक्सेल इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं। ठीक है जी, अब कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है कीबोर्ड के हिसाब से। तो जो फर्स्ट जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया उनके लिए मैं बेसिक्स ये बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये विंडो बटन है। ठीक है जी, विंडो बटन होता है, यहाँ से जो स्टार्ट बटन की हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, तो यही काम हम कीबोर्ड से इससे भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, तो यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा विंडो बटन कहलाता है। इसके अलावा ये स्पेस बार है हमारे पास, स्पेस बार के अलावा, ठीक है जी, स्पेस बार के अलावा कंट्रोल अल्टर, ये दो जगह आपको कंट्रोल अल्टर यहाँ भी मिलता है, जो अक्सर शॉर्टकट कीज वगैरह में या मेन्यूज वगैरह कमांड में हम यूज़ करते हैं। शिफ्ट के साथ ये भी शिफ्ट है, ये भी शिफ्ट, दो साइड पर। शिफ्ट का यूज़ कीबोर्ड में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर फंक्शन कीज दी हुई हैं, सॉरी ये सिंबल कीज दी हुई है, नोमेरिक है, ये अल्फ़ाबेटिकल कीज है। हर नुमेरिक के ऊपर जो टिल्डन, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंट, सरकमफ्लेक्स, ऐड फंक्शन, स्टैरिक, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, अंडरस्कोर, और यहाँ पर इक्वल, और उसके ऊपर सिंबल प्लस माइनस। तो ऊपर की जितने भी कीज होंगी ये सिंबल्स वगैरह की, इसको हम यूज करने के लिए शिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है जी, स्केप होता है किसी भी ऑप्शन से बाहर आने के लिए, टैब होता है कर्सर आगे जाने के लिए। एक्सेल में अगर टैब यूज करेंगे तो सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। कैप्स लॉक होता है कीबोर्ड में, कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो यहाँ कैपिटल में टाइपिंग होती है, जो हम इंग्लिश लेटर लिख रहे होते हैं, तो वो अगर आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कीबोर्ड में आपकी लाइट जलती है राइट साइड न्यूमेरिक कीज के ऊपर। सेकंड ऑप्शन लाइट का कैप्स लॉक ऑन करने से ऑफ करने से ऑन ऑफ हो रहा होगा। अगर इसकी कैप्स लॉक
ऑन करने से लाइट ऑन होगी तो वहाँ आपकी कैपिटल में टाइपिंग होगी, और अगर ऑफ होगी तो स्मॉल लेटर के अंदर टाइपिंग होगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इंटर बटन होता है जो हम इंटर करते हैं। अगर एम एस वर्ड में करेंगे तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए होता है, और अगर एक्सेल में करेंगे सेल से तो नीचे डाउन सेल पे जाने के लिए, अगर डिलीट क्लियर करने के लिए होता है बैक स्पेस, कोई वर्ड लिख कर मिटाना है तो वो आप बैक स्पेस यूज़ करते हैं। सिंपल स्पेस बार होता है सिंगल सिंगल स्पेस सेट करने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ से अब होम से पेज डाउन से ये फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं, इस तरह हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के अंदर नॉर्मल कीबोर्ड में जो ऊपर F1 से F12 तक फंक्शन कीज़ होती हैं वो इसके अंदर नहीं है, तो वो भी हमारी मुख्तलिफ कमांड में मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड में और एक्सेल में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कीबोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रैक्टिकल जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसके ऊपर करेंगे। अब देखें, हम बात कर रहे थे एक्सेल ओपन करने की। यहाँ पर अब मुझे नहीं पता, यहाँ मैंने देख लिया, फर्ज कर लें सर्च में देख लिया, स्टार्ट में देख लिया, हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर विंडो कंट्रोल शिफ्ट और एक्स। जैसे ही ये मैं प्रेस करा, देखें ये क्या हो गया, जादू। ठीक है जी, अब इससे अंदाजा हो गया होगा आगे कितना कुछ इसमें और सीखने को मिलेगा। तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक आपके होने चाहिए इसी तरह से, और अपनी फीडबैक से ज़रूर आगा करिएगा। वीडियो कैसी लगी है पूरा सीरीज पहले देखें थी, और अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, एम एस एक्सेल ऑन करना है, ऑल्टर कंट्रोल समझा दिया मैंने, विंडो समझा दिया, शिफ्ट समझा दिया, उसके साथ एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, फिर देख लें। ठीक है जी, मैं कीबोर्ड ऑन स्क्रीन लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑल्टर कंट्रोल सॉरी विंडो कंट्रोल शिफ्ट और एक्स, ये इस तरह एक्सेल ऑन हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट जो मिलती है वो फाइल ब्लैंक लिखी हुई आ रही होगी, इसको हमें क्लिक करना है। वर्जन कोई सा भी आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं सब पर ये शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2007 2010 13 16 19 सब में ये ऑप्शन आपको मिलता है। ठीक है, और उसमें उसमें आपको ये ब्लैंक वर्कबुक मिलेगी। बाद में डायरेक्ट एक्सेल फाइल आ जाएगी आपके सामने ओपन होकर, यानी अभी जो हम इस स्टेप में क्लिक कर रहे हैं इस तरह से, तो ये एक्सेल हमारे सामने आ रहा है। बास्ट टाइम कोई और वर्जन में आप डायरेक्ट एक्सेल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो आपके सामने एक्सेल वर्कबुक ही खोल कर लेकर आएगा। कुछ ऑप्शन इसमें समझ लेते हैं यहाँ पर मेन्यूज वगैरह के। इसको हम टाइटल डिफाइन करते हैं, टाइटल डिफाइन इसलिए करते हैं, कंट्रोल एन करेंगे बुक वन की जगह यहाँ पर बुक टू हो जाएगा। कंट्रोल एन होता है अगर एक एक्सेल या कोई सॉफ्टवेयर ऑन है उसकी दूसरी फाइल बनानी है सेम उसी तरह की, तो कंट्रोल एन से हम अलग एक दूसरी फाइल ऑन कर सकते हैं। अब देखिए मैं कंट्रोल एन करा, एक और एक्सेल बुक ऑन हो गई। तो कंट्रोल एन से जब हम चेंज करेंगे, तीन चार एक्सेल अलग अलग ऑन करे हुए हैं तो यहाँ पर बुक थ्री बुक फोर फाइव आ रहा होता है। अब आपकी करंट कौन सी फाइल है यहाँ से आप टाइटल से समझ सकते हैं। तो टाइटल बार के बाद होम इनसाइड पेज लेआउट, ये मेन्यू और टैब भी कहा जाता है। इसके अलावा जब इसमें क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा ये A1 नेम बॉक्स एड्रेस बार भी कहते हैं, इसमें हमारे पास A1 आ रहा है, ये सेल जहाँ पर क्लिक हुआ हुआ है। तो हम अभी कहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, अभी ये डी कॉलम आ गया और 7 रो। अच्छा ये एक चीज़ देख लें, ABC कॉलम और 1 2 3 रो डिफाइन हुई हुई है। अब जिस सेल में जहाँ क्लिक होगा उसका नेम एड्रेस आपका नेम बॉक्स में आ रहा होता है। ठीक है जी, अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ E9 जो है ये यहाँ पे सेल्स का आ रहा है, लेकिन ये E9 से नहीं आया, ये मैं अपने नाम से डिफाइन कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया शहाब। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये मेरा सेल हो गया। अब मैं यहाँ पे कहीं भी कुछ कर रहा हूँ, वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, अब मुझे अपनी जो भी वैल्यू है मुझे किसी और जगह पर उस वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं इक्वल लगाऊंगा। कोई भी कैलकुलेशन या फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है जी, इसमें इक्वल लगा के वैल्यू टाइप करें, और इसके साथ क्या करना है, अब मुझे शहाब की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब जो सेल मैंने शहाब के नाम से डिफाइन किया था उसकी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ प्लस करेगा। तो अभी हमारी, अब देखिए मैंने आपको ये समझा दी कि अभी आपके सामने मैंने डिफाइन किया है। अब ये सेल हमारा यहाँ पे भी, अब ये किसी और शीट में भी हो सकता है, तो आप बस यहाँ पर एंटर कर दें, वो आपको पता चल जाएगा कि अभी शहाब की वैल्यू कहाँ है। बहुत सारी वैल्यू लिखी है तो ये कोई पकड़ नहीं सकता आप कि यह वैल्यू आपने यहाँ से सेलेक्ट करी है। तो ये फ़ायदा होता है डिफाइन का। अब ये डिफाइन कहाँ पर जाके डिफाइन हो रहा है, जब हम सेल में आएंगे तब ये कहेगा यहाँ पर हमारा ये सेल इस नाम से डिफाइन है। और इसका रिकॉर्ड अगर चाहिए तो पेज लेआउट पर यहाँ पर हमारे पास फार्मूला मेन्यू में नेम मैनेजर के अंदर यहाँ पर ये ऐड हो रहे होते हैं जितने भी डिफाइन होते हैं। तो इसका और एडवांस भी यूज़ हो सकता है अपने फार्मूला में अगर अरेंज
सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं सिर्फ, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल और ऊपर से गुजर गया हो, तो ये मैंने ऐसे ही समझा दिया। अभी आगे चलते हैं और बेसिक से मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें। फर्स्ट अभी ये समझ नेम बॉक्स से जिस जगह क्लिक होता है तो ये वहाँ पर आपको सेल एड्रेस दे रहा होता है इसका, ठीक है जी। अब यहाँ पे रो आ रही है 1 2 3, कॉलम आ रहे हैं ABC से, और सेल एक बॉक्स है। किसी भी कॉलम में आप कुछ लिख रहे हैं, अब जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो हो सकता है वो नाम जो है ज़्यादा हो गया कॉलम से, यानी बड़ा हो गया। तो बाज़ टाइम जब शीट बनाते हैं कोई कॉलम ज़्यादा होता है कोई कॉलम कम होता है, तो उसको हम उसी हिसाब से चाह रहे हैं सेट रहे हमारा। तो हम इसको जाएंगे टॉप कॉलम पे, जिस सेल में लिखा हुआ है उसके टॉप कॉलम पे जाकर यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है जी। डबल क्लिक होता है कॉलम ऑटो फिट, ठीक है जी। ये कॉलम ऑटो फिट कहलाता है। तो जितना टैक्स होगा तो उस हिसाब से कॉलम आपका ऑटो फिट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन ऑफिस 365। अभी कितना बड़ा टैक्स है इसके ऊपर आया हम, और डबल क्लिक। ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, कोई भी चीज़ आपने टाइप करी, अब इसको वापस ओरिजिनल कंडीशन में लाना है, तो कंट्रोल Z होता है बैक। उसी वक्त काम करते हुए कोई भी गलत चीज़ हो गई, कोई स्टेप आगे बढ़ गया, आप चाह रहे हैं पीछे करना है, तो कंट्रोल Z होता है अंडू। ठीक जी, मैंने शुरू में जो कीबोर्ड एक्सप्लेन किया उसमें कंट्रोल ऑल्टर सब बताया हुआ है आपको, ठीक है जी। इसमें आप अंडू कर सकते हैं, और कंट्रोल Y होता है रीडू। रीडू होता है रिपीट। अब इसको किस तरह समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक वैल्यू टाइप करी 20, फिर मैं टैब यूज कर रहा हूँ एक सेल में दूसरे सेल में जाने के लिए टैब। अब मैंने यहाँ से कंट्रोल Z करा तो ये 50 मिटा देगा, 40 मिटाएगा, इस तरह बैग होता रहेगा। कंट्रोल Z जितनी दफा करेंगे, इसी तरह वापस आगे जाना है, कंट्रोल Y करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तरीका होता है कंट्रोल Z यूज करने का। और ये हर सॉफ्टवेयर में मिलता है, कंट्रोल Z कंट्रोल Y, ठीक है। कंट्रोल N जैसे मैंने बताया था, एक न्यू बुक राइट करनी है तो कंट्रोल N होता है न्यू के लिए। ये बेसिक शॉर्टकट की है, ये आपको काम करते हुए याद होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल N होता है न्यू बुक ऐड करने के लिए। इसी तरह कंट्रोल C होता है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। शॉर्टकट की अब बात हो गई है, तो थोड़ी सी शॉर्टकट की भी देख रहे हैं, इसमें भी आपके काम को देखा जाता है। शॉर्टकट की जो वही जानते हैं जिनको थोड़ा बहुत काम आता है, तो ये भी बेसिक्स पता होनी चाहिए। या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कंट्रोल C कंट्रोल V कंट्रोल Y ये किस चीज़ के लिए। कंट्रोल C होता है कॉपी, कंट्रोल X होता है आपका कट, कंट्रोल V होता है आपका पेस्ट। क्या चीज़ कट कॉपी पेस्ट करनी है, अब जैसे मिसाल के तौर पे इस रेंज में मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू इंटर करी, कर्सर डाउन साइड शिफ्ट करने के लिए मैं इंटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पे भी लिखना है सेम, और एक एंट्री और आ गई सेल में कहीं और, तो कंट्रोल C और कंट्रोल V, जहाँ पे आपको सेम चाहिए वहाँ जाके कंट्रोल V, ठीक है जी। कॉपी यहाँ पे पहले सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट इस तरह होती है आपकी, ये चीज़ इस तरह सेलेक्ट होगी कंट्रोल C, और फिर जिस जगह आपको चाहिए, ठीक है, कंट्रोल C कॉपी, फिर जिस जगह चाहिए वो सेम आपको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V होता है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर खत्म करना है तो कंट्रोल X, यानी यहाँ से रिमूव हो जाए, और फिर जिस जगह मूव करना है सेल में कहीं भी वहाँ क्लिक करके कंट्रोल V। तो एक जगह से खत्म करके दूसरी जगह लेके जाना है कट, और सेम डुप्लीकेट निकालनी है कॉपी। दोनों में कट करेंगे कॉपी करेंगे, इसके साथ यूज पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V होता है। तो ये बेसिक शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे मैंने कॉलम ऑटो फिट की बात करी, ये टेक्स्ट बहुत बड़ा था तो मैंने बताया डबल क्लिक। डबल क्लिक के बाद मैं फिर इसको क्या करूँगा, शॉर्टकट की से अगर हम बात करें ऑटो फिट ऑल्टर OCA ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होगा, अब इस सेल पर आए, जिस सेल में सबसे ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उस सेल में आके ऑटो फिट करने के लिए ऑल्टर OCA। तो ये शॉर्टकट की प्लस इसलिए नहीं लगाया, अलग अलग दबाना है, ऑल्टर अलग, O अलग, C अलग, A अलग, फिर ये ऑटो फिट हो जाता है इस तरह से, ठीक है जी। अब देखें इसकी डिफॉल्ट विथ का भी पता होना चाहिए।
यानी ये तो हम ऑटो फिट कर रहे हैं इस तरह से। हम अब जब हमें शीट बनानी है कौन सा कॉलम बड़ा रखना है कौन सा छोटा रखना है इस तरह रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट विड्थ का भी पता होना चाहिए। अगर हमें पहले जैसी कॉलम विड्थ चाहिए डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ होती है 8.43 और यहाँ पर रो हाइट होती है आपकी 15। ठीक है जी, ये आपकी कॉलम विड्थ है। अब इसको किस तरह समझेंगे, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा सिंपल सेव क्लिक तो यहाँ देखें 8.43 लिखा हुआ है। और अगर रो हाइट की हम बात करें यहाँ पे क्लिक 15, तो ये मैं बता रहा हूँ पिक्सल्स में होती है ये आपकी। ठीक है, तो यहाँ तक ये शॉर्टकट कीज और डिफॉल्ट कॉलम विड्थ और रो हाइट समझ में आएगी आपको। अब किसी भी जगह कोई कॉलम हमें ऐड करना है, यानी हमने टाइपिंग का काम किया वहाँ पे कॉलम हमारा मिस हो गया कोई हमसे, अब मुझे इसके दरमियान में कॉलम चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा इस कॉलम में जिसके पहले चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा मुझे अंडू से पहले चाहिए इसका कॉलम, तो यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट। और कोई ऐसे ही डिलीट करना है तो उस कॉलम को यहाँ से क्लिक करेंगे अल्फ़ाबेट के पास से डिलीट। चाहिए अल्फ़ाबेट के पास से क्लिक करेंगे तो इंसर्ट डिलीट ऑप्शन आते हैं। इसी तरह कोई क्लियर करना है चीज़ें लिखी हुई हैं इसी ऑप्शन में जाए, यहाँ पे क्लियर कंटेंट जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो क्लियर। अब मैंने बताया कोई चीज़ आपसे गलती से हो गई तो कंट्रोल दैट बैक। इसी तरह यहाँ पे रो में आ जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुझे एक और ऑप्शन ऐड करना था तो यहाँ पे मुझे रॉ चाहिए एन से पहले कंट्रोल, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट। इसी तरह मुझे ये डिलीट करनी है वापस यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और डिलीट। तो ये बेसिक्स है इस तरह से। एक वर्कबुक के अंदर हमारी 10,48,000 रॉ होती है। यहाँ पे देखने के लिए फर्स्ट सेल पे आ जाए, अभी कोई डाटा नहीं होना चाहिए शीट में आपका। कंट्रोल के साथ डाउन एरो क्लिक करेंगे तो एक वर्कशीट जो न्यू बुक ऐड करते हैं शीट 1 होती है वो, उसमें आपके पास इतनी रॉ होती है ऑलरेडी। अब इसी तरह वापस ऊपर जाना है कंट्रोल अप एरो। ठीक है जी, वापस ऊपर आ जाएंगे इस तरह। और इसी तरह हमें लास्ट कॉलम चाहिए, जैसे हम कॉलम की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉलम भी इस तरह से ऐड होता रहेगा। अब कितने कॉलम है हमें नहीं पता एक शीट में, तो इसको कंट्रोल राइट एरो से लास्ट कॉलम, कंट्रोल लेफ्ट से फर्स्ट, कंट्रोल डाउन से लास्ट रो, कंट्रोल अप से फर्स्ट रो। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कॉलम तो समझ में आ रहे हैं, रॉ तो समझ में आ रही है 10,48,576। अब लेकिन कॉलम नंबर से नहीं आ रहे क्योंकि हम राइट लास्ट कॉलम में आ रहे हैं, तो ये अल्फ़ाबेट है, अब हमें नहीं पता कौन कितने कॉलम है ये लास्ट। तो कहीं भी हमें कॉलम देखना है रॉ देखनी है नंबर उसका, तो हम वहाँ पर इक्वल लगाएंगे फार्मूले के लिए। मैंने बताया इक्वल लगता है लाजमी, ये जहन में बिठा लें इक्वल के बगैर कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो हम रॉ फार्मूला लगाएंगे तो ये रॉ नंबर बताएगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो ये कह रहा है फर्स्ट रो में आप, तो अब लेकिन हमें इसका कॉलम देखना है तो यहाँ पर ऑब्वियसली कॉलम फार्मूला लग जाएगा। कॉलम में हम आएंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो ये बता रहा है लास्ट कॉलम आपका 16,384 ये 16,384। ठीक है जी, तो ये इस तरह से भी हम देख सकते हैं अगर कहीं बीच में किसी जगह कॉलम के अंदर मौजूद है और उसका हमें कॉलम नंबर जानना है क्या है, तो फिर हम उसके लिए भी यहाँ पर कॉलम फंक्शन यूज कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये उसका कॉलम नंबर इस तरह से बता देगा। ठीक है जी, रॉ नंबर का मसला नहीं आता है, रो नंबर क्योंकि हमारे सामने यहाँ लिखी हुई होती है ऑलरेडी इसी तरह से। ठीक है जी, यहाँ तक बेसिक्स चीज़ें समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो या कुछ अभी इसमें आपके जहन में हो कि ये चीज़ भी होती है हमने देखी है, तो वो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक हमने क्या देख लिया है इसको ऑन करके, ऑप्शंस इंट्रोडक्शन वगैरह टैब वगैरह ऑप्शंस वगैरह का। और जो अब देखें एक चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि होम मेन्यू में ये फ़ॉन्ट्स क्या है। तो फ़ॉन्ट्स होता है हमें जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कोई स्टाइल चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से हम स्टाइल ले लेंगे, राइटिंग का स्टाइल चेंज हो गया। कॉलम फिर बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा करना है बता दिया मैंने। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ सेल में कलर आ जाता है, यहाँ से फिल कलर कर लें, यहाँ से राइटिंग कलर चेंज कर लें, यहाँ से बोल्ड कर लें, यहाँ से अंडरलाइन कर लें, ये आप काम कर सकते हैं सारा। ये कहाँ से होगा, यहाँ से। और अगर कोई सिलेक्टेड टेस्ट है, अब जैसा हमारे पास एक शीट है, अब हमें एक दूसरी शीट अलग बनानी है तो हम यहाँ पर प्लस क्लिक करेंगे और मुझे ऊपर हेडिंग देनी है, तो मैं हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे जितने सेल पर हेडिंग बनानी है वो सेल सारे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, सेल सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पर होता है मर्ज। मर्ज के साथ आप अपनी हेडिंग बना लें, यहाँ पे जो भी आपको हेडिंग बनानी है। और हेडिंग बनाने के बाद क्लिक करना है बाहर फिर सेल पर, फिर यहाँ पे अलाइनमेंट काम करेंगे। देखिए अब 6 अलाइनमेंट है, राइट सेंटर लेफ्ट टॉप मिडल बॉटम। अब इस तरह से आगे इसके बाद जो कलर वगैरह है वही मैंने बताया, यहाँ से हो सकता है कलर आ गया। अब इसी तरह बोल्ड करना है, यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं आप, इससे इसका रिलेटेड लिंक है यहाँ से।
और इसी तरह आप अपनी यहाँ पे राइटिंग चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छी लगे वो राइटिंग आप चूज़ कर लें। बहुत सारी राइटिंग इसमें आपको मिल जाती है। ठीक है जी, जिस तरह से जो भी आपको राइटिंग अच्छी लगे वो आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट्स मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर ये टेक्स्ट आपको इसी तरह रखना है, इस तरह रख लें, इसको थोड़ा सा डायरेक्शंस को चेंज करना है, तो यहाँ से आप वर्टिकल वगैरह भी कर सकते हैं। रो हाइट को बढ़ानी है, ऑल रो सिलेक्ट करेंगे एक साथ, किसी भी रो हाइट को एक को बढ़ाएंगे तो जितनी सिलेक्ट है ऑल बढ़ जाती है। तो इस तरह से भी हो सकता है। ये आप टेक्स्ट जिस तरह चाह रहे हैं सेल में फॉर्मेट देने का, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। वर्टिकल आ गया, नॉर्मल करना है दोबारा, इसी सेल की ऑप्शन सेटिंग में जाए, फॉर्मेट सेल, और यहाँ से 0 कर दें। ठीक है जी, ये क्लियर करना है, कोई भी चीज़ लिख ली आपने, अब आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर इसमें क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलता है आपको। ठीक है जी, तो इस तरह से वो सब क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल अब देखें विथ करनी है, रो हाइट मैंने बताया था 15 डिफॉल्ट है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शन आता है रो हाइट, यहाँ पर जाकर आप 15 टाइप कर दें, तो आपकी जो चेंज करी होंगी रो हाइट वगैरह कॉलम विद वो आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह अगर कॉलम विद आप बढ़ा लेते हैं यहाँ से कोई भी एक, और फिर उसको नॉर्मल करना है, यहाँ पर आकर आप कॉलम विद ऑप्शन पे क्लिक करें, 8.43 मैंने बेसिक्स बताई थी डिफॉल्ट, वो आपकी नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम अगर रो हाइट कॉलम में आएगी तो नॉर्मल कर सकते हैं इस तरह से आप। ठीक है जी, तो बेसिक्स चीज़ें ये हो गई, कलर स्टाइल वगैरह ये चीज़ें भी आपको नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ जैसा नॉर्मल टेक्स्ट था वो हो जाए, टेक्स्ट डिलीट नहीं हो, लेकिन स्टाइल, अंडरलाइन, साइज, ये चीज़ें क्लियर हो। तो क्लियर ऑल से हर चीज़ खत्म हो जाएगी, जो जो चीज़ें कंटेंट के साथ फॉर्मेट है, और सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट खत्म करना है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट खत्म करने के क्लियर फॉर्मेट, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाती हैं चीज़ें आपकी। इसी तरह मर्ज वगैरह भी अगर आपने कर लिया, जैसे हेडिंग के लिए मैंने बताया इसको नॉर्मल करना है, तो दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगी आपकी वैल्यू। बास टाइम ऐसा मसला आ जाता है एक्सेल में काम करते हुए कि हम कुछ लिख रहे हैं, अब जैसे हमने नॉर्मल वैल्यू लिखी और ये डेट में आना शुरू हो गई, या फिर हमने कुछ और नंबर लिखा तो ये परसेंटेज में आ गई। तो इसका ताल्लुक होता है होम मेन्यू में या फॉर्मेट से। बास टाइम कोई कीज ऐसी प्रेस हो जाती है, या कोई पर्सन का डेट का टाइम का काम किया हुआ होता है, वो लिखने के बाद अगर हम दोबारा उसमें कुछ मिटाकर लिखते हैं तो वही डेट फॉर्मेट परसेंट में लिखा हुआ आता है, लेकिन हमें नॉर्मल टैग से वैल्यू में चाहिए, तो इसको हम फिर क्लियर करते हैं जनरल। तो जो भी इस तरह का मसला होगा, डेट में आ रही है खुद ब खुद वैल्यू, परसेंट में आ रही है, टाइम में आ रही है, साइन में आ रही है कोई, तो वो डिलीट कर देंगे आप इस तरह से। ये काम करने के बाद अब यहाँ पर हम फार्मूला बार को समझ लेते हैं। ये भी एक अहम इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। फार्मूला बार का काम क्या है, जैसे टैक्स है तो यहाँ पे टैक्स आएगा लिखा हुआ, कोई वैल्यू लिखी हुई है हमने कहीं पे, तो यहाँ पर वैल्यू शो होगी। ठीक है जी, अगर कोई फार्मूला है, मैंने फार्मूले के लिए क्या बताया, इक्वल लगेगा, इस सेल को मैंने क्लिक करा, ये क्या दे रहा है, सी कॉलम और 5 रो कह रहा है, सिलेक्ट करा आपने। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई राइट साइड में कीबोर्ड पे दिया हुआ है, आप प्लस का साइन दबा देंगे, प्लस माइनस दबाएंगे, मल्टीप्लाई दबाएंगे, किसके साथ, सेकंड वैल्यू के साथ, तो C5 प्लस हो रहा है C7, एंटर। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू देगा। लेकिन अब हमारे सामने जो भी आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट से नंबर्स हैं और ये भी नंबर्स हैं, हमें ये देखना है फार्मूला कहाँ यूज हुआ है। तो इसके लिए हम सेल क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पे नंबर वैल्यू होगी, सिंपल टैक्स है सिंपल टैक्स होगा, और अगर कोई यहाँ पर फार्मूला होगा तो जो वैल्यू आंसर आ रहा है उसके अंदर की जो फार्मूला कैलकुलेशन है वो आपको फार्मूला बार हेल्प करती है दिखाने में। और उसको अगर आप खुद देखना चाह रहे हैं, फार्मूला बार में नहीं देखना चाह रहे हैं, या फार्मूला बार नहीं आ रही व्यू में जाके, इसको हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ से शो करना है दोबारा चेक लगाएंगे, शो, हाइड करना है तो यहाँ पर हाइड, इस तरह से। तो इसको अगर हमें दोबारा देखना है, अगर हमारी फार्मूला बार शो नहीं हो रही है यहाँ पे, तो हम डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो डबल क्लिक करने से जहाँ फार्मूला होगा वहाँ पे वो फार्मूला कैलकुलेशन सेल बने हुए आते हैं कलर से, जो कलर जिस कलर से सेल की आउटलाइन मैच हो रही है वो आपकी वो सेल कैलकुलेशन है। ठीक है जी, तो एक ये भी तरीका होता है इस तरह फार्मूला समझने का। नेक्स्ट, अब हमारे पास जैसे फार्मूला बार वापस चाहिए, चेक लगा देंगे, व्यू में हमें मिलता है ये ऑप्शन। इसी तरह अगर हमारे पास ये लाइंस बास टाइम शीट में ऐसी कोई शीट तैयार होती है, उसमें हर ये वर्ड लाइन शो नहीं हो रही होती, तो यहाँ से आप फार्मूला ग्रिड लाइन का चेक हटा सकते हैं। तो आपकी एक्सेल फाइल तो होगी लेकिन उसमें जो लाइन रो कॉलम्स है वो हाइड हो जाते हैं। इसका भी ताल्लुक व्यू में ग्रिड लाइन ऑप्शन से। ठीक है जी, फार्मूला समझ में आ गया। फार्मूला बार में भी देख सकते हैं, डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं आप, और फिर एंटर करते हैं तो आंसर आ जाता है। और इसी तरह F2 करने से भी ये आप एडिट कर सकते हैं। और जहां आपका अगर नॉर्मल टाइपिंग का काम है, नंबर या टेक्स्ट, तो उसमें डबल क्लिक करने से सिर्फ कर्सर ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। अगर कोई चीज़ आपको सेल में विजिबल करनी है तो वो
वो आप डबल क्लिक या F2 एडिट करके देख सकते हैं सेल के अंदर। अब एक चीज़ और देख लें, बास्ट टाइम एक्सेल में काम करते हुए अगर फाइल आपकी इस तरह बनी हुई आ गई या इस तरह बनी हुई आ गई, तो ये आपकी नॉर्मल बुक नहीं है। ठीक है जी, आपको जब भी यूज़ करना है एक्सेल पर, जो भी काम करना है, यहाँ पर इसके लेआउट होते हैं, इस पर आपको नॉर्मल क्लिक करना है। नॉर्मल आपकी वो फाइल होती है जो हम न्यू बुक ओपन करते हैं एक्सेल में। बाकी यहाँ पेज लेआउट होता है सेपरेट पेज के लिए, यहाँ पे प्रीव्यू होता है इस तरह अलग अलग। प्रीव्यू के लिए एंड के काम है, यानी जब हमें कोई फाइनल प्रिंट करना है तो उसमें कितने कॉलम एक पेज पर है, रो एक पेज पर है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमारी नॉर्मल में कोई काम नहीं है, सिर्फ हमारा शुरू का ही चल रहा है इंट्रो वगैरह का। तो अभी यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करना है आपको। उसके अलावा जूम ऑप्शन होते हैं यहाँ पे 100% है, यही आपको व्यू मेन्यू में भी मिलते हैं, यहाँ से भी जूम कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सेल्स स्क्रीन पे बड़े करके देखना है तो जूम टू सिलेक्शन। नॉर्मल 100% होता है, 100% करेंगे तो नॉर्मल में आ जाएंगे। अब इस तरह से फिर अपने हिसाब से अब यहाँ से प्लस की तरफ जाएंगे, बढ़ेगा, माइनस की तरफ कम हो जाएगा। ये भी जूम का एक तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। शीट्स ऑन करने के बाद उसके अंदर जो हम काम कर सकते हैं वो चीज़ें देखने का सारा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा शीट कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है जी, शीट कैलकुलेशन जो होंगी वो हमारी क्या है। अब जैसे मैं अलग अलग सेल में कुछ वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, अब ये हमें ऐड करना है, ये हमें डिवाइड करना है, ये हमें मल्टीप्लाई करना है, और ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, अब इसके साइन ऑपरेटर क्या है हमारे पास, जो कीबोर्ड में राइट साइड न्यूमेरिक कीज है उसके अंदर हमें मिल जाएगा प्लस, उससे ऊपर मिल जाता है हमें माइनस, उसके बराबर में अगर हम 9 के ऊपर देखें तो वहाँ स्टैरिक होता है, इसको मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, डिवाइड ये मैंने माइनस यहाँ पे देना है, सब्ट्रैक्ट जहाँ लिखा हुआ है, और डिवाइड होता है जो स्टैरिक के बराबर में 8 नंबर कीज के ऊपर मिलता है हमें। अब ये डायरेक्ट नहीं आएगा, सिंगल कोड के साथ मैं टाइप कर रहा हूँ इसको। तो ये हमारी बेसिक्स कैलकुलेशन है। ठीक है जी, अब इसको हम किस तरह से करेंगे। अब जैसे मैंने 54 के साथ लिख दिया 50 नंबर, डिवाइड के लिए मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, मल्टीप्लाई के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया 2, और सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने कर दिया 50। अब इसको मुझे क्या करना है, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट इन नंबर्स को। तो इक्वल के बाद हम सेल क्लिक करेंगे। सेल क्लिक करने के लिए एरो अप डाउन भी कर सकते हैं इक्वल के बाद, और क्लिक भी कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है, प्लस का साइन। अब ये कौन सा सेल है मेरा, यहाँ B4। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वो सेल एड्रेस आएगा। प्लस किसके साथ हो रहा है यहाँ पर, ये 5, तो हमने 4 को इसके साथ प्लस किया B5, तो अब इंटर कर देंगे तो ये 104 भी कर रहा है। एक तरीका होता है सेल को लिखकर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ये बाद में हम चेंज करेंगे तो जो फार्मूला सेल में सिलेक्ट है, सेल फार्मूले में सिलेक्ट है, वहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगी आपकी। अब देखें, और एक तरीका होता है हम डायरेक्ट सेल में ही लिखकर टोटल कर लें, 115 प्लस 50। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, ये सेल क्लिक है और ये डायरेक्ट लिख कर किया है टोटल। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूँगा तो जो सेल क्लिक होगा डायरेक्ट उसमें अपडेट हो जाएगा, और जो लिख कर किया उसमें अपडेट नहीं होगा। तो ये दोनों कैलकुलेशन के तरीके हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इक्वल के बाद डिवाइड करना है, तो हमने फर्स्ट सेल क्लिक करा डिवाइड के लिए, यहाँ आ गया C4। डिवाइड ऐड करेंगे, किसके साथ करना है, C5। सेम इसी तरह ये भी आप कर सकते हैं, और इस तरह इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई ऐड होगा, फिर सेकंड एंटर। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल करेंगे, सब्ट्रैक्ट वैल्यू माइनस कर देंगे, सेकंड सब्ट्रैक्ट वैल्यू। तो ये सब ऑपरेटर है, एक या दो सेल में कैलकुलेशन करनी है, जिस तरह कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो आप इस तरह से सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पास बहुत सारी लिस्ट के अंदर वैल्यू आ रही है, हमारे पास इस तरह कोई रेंज है आपकी, 100 तक के सेल में आपकी वैल्यू लिखी हुई है, 1000 की या 10,000 की, बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं जब हमें ऑफिस वर्क वगैरह में यूज़ करना होता है एक्सेल को, तो इस तरह से लिस्टें होती हैं सारी। अब ये हमारे पास समझ लें अमाउंट आ रहा है या वैल्यू आ रही है, कुछ नंबर्स हैं, इसको हमें टोटल करना है। तो हम यहाँ पर लास्ट वाले सेल पर आएंगे, और ऑल्टर इक्वल इसकी शॉर्टकट की है। डायरेक्ट सम करने के लिए आपको लिखना नहीं पड़ता, सम फार्मूला होता है एक्सेल में प्लस के लिए, यहाँ पर आप SUM कर दें। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है, लेकिन इक्वल के साथ लगेगा। इक्वल जहाँ आपको लगाना है, इक्वल के बाद सम ब्रैकेट ओपन, और फिर जिस सेल से प्लस करनी है वैल्यू सिलेक्ट करते हुए एंड तक सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू आपकी प्लस हो गई, ब्रैकेट की क्लोज। अब ये वही सेल एड्रेस आ रहे हैं यहाँ पर H4 से H19, H4
और कहाँ तक आ रही है मेरी जो लास्ट वैल्यू आ रही है H19, तो ये इसके अंदर एड्रेस देगा आपको एंटर। एक तरीका ये है सम का, और फिर इसके अलावा आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो सेल के एंड पे क्लिक, होम मेन्यू में यहाँ पर होता है ऑटो सम। ऑटो सम क्लिक करेंगे तो ये आपका डायरेक्ट भी टोटल हो सकता है। तो जहाँ भी आपको प्लस का काम करना होगा वहाँ पर आप सम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं बेसिक्स बता दूँ, एक तो ये है कि हम कॉमन चीज़ें देख रहे हैं भाई सम कितना है, और फिर उसमें देखा जाता है सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू क्या है, काउंट कितनी सेल में ये डेटा एंट्री हुई हुई है, यानी 1 2 3 4, तो इसकी बेसिक एवरेज परसेंटेज क्या है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे भी मिलती हैं आपके ऑलरेडी फार्मूला बार में, जहाँ आपका ये लेआउट में ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जिसका मैंने नॉर्मल बताया था, जूम वगैरह का बताया था। तो यहाँ पे देखें अब ये कह रहा है इन सब वैल्यू का सम आपका ये है, काउंट ये है, एवरेज ये है। अगर बगैर कोई फार्मूला लगाए हुए आपसे सवाल करे कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन बताएं जो वैल्यू लिखी हुई है, ये इसमें टोटल क्या है, काउंट क्या है, एवरेज क्या है, तो ये भी आप आंसर कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो होता है वो हमारा स्टेटस बार के अंदर शो हो रहा होता है सारा। ठीक है जी, जो हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें डिफाइन हो रही होती हैं बगैर फॉर्मूले के। ठीक है जी। एक चीज़ और देख लें इसके साथ साथ, क्विक लेआउट ऑप्शन होता है। क्विक लेआउट ऑप्शन क्या होता है, जैसे इन सेल के अंदर मुझे कलर चाहिए, सेल के अंदर कलर करना है, या फिर इनको कुछ और ऑप्शन रनिंग टोटल वगैरह चाहिए, या फिर मुझे इसके अंदर कुछ सेल बेस मिनी चार्ट बनाना है, या फिर इसके अंदर मुझे कुछ और फॉर्मेट्स यूज़ करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद एक तो ऑप्शंस में होते हैं बहुत सारे हमारे पास, इंसर्ट में, होम में, इधर उधर, लेकिन इन्होंने क्विक एनालाइज के नाम से ये ऑप्शन ऐड किया हुआ है। जैसी रेंज बनाते हैं हम तो यहाँ देखिए क्विक एनालाइज लिखा हुआ आ रहा है। इसमें फ़ायदा ये है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी के अंदर जो होंगे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें इस ऑप्शन पे, डेटा बार्स में जितनी वैल्यू में ज़्यादा होंगी उतनी कलर ज़्यादा हो रहे होंगे, जिसमें वैल्यू कम होंगी उसमें कलर कम आ रहे होंगे। अब यहाँ पर ये फॉर्मेट ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन में आप कलर इस तरह से भी रख सकते हैं। ये सारे देखिए बाहर यूज़ हो रहे हैं, मैं अभी सिर्फ माउस ओवर कर रहा हूँ, इस पे आ रहे हैं, जब हमें अप्लाई करना होगा तो क्लिक करेंगे। अगर मुझे आइकन बेस फॉर्मेट देखना है तो इस तरह देखें, डाउन एरो पे डाउन एरो, लेफ्ट एरो पे लेफ्ट एरो, ग्रेटर देन वैल्यू, किससे ग्रेटर देन वैल्यू हाईलाइट करनी है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो नंबर आप इसमें टाइप करेंगे उससे सारी बड़ी वैल्यू जो होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। अगर आपको टॉप 10 वैल्यू हाईलाइट करनी है तो आप यहाँ टॉप 10 वैल्यू देख सकते हैं। ये सब कलर से डाटा हाईलाइट के लिए होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ग्रेटर देन की एग्जांपल देख लें, अब जो नंबर बताएंगे 100 से बड़ी तो वो सारी कलर से आ जाएगी, और इसमें किस कलर से आपको फिल करनी है ऐसी चीज़ें वो आप यहाँ से अपने फॉर्मेट दे सकते हैं, ओके कर सकते हैं। और ये ऑप्शन यहाँ होता है होम मेन्यू में। अगर आपको इस तरह नहीं देना तो होम मेन्यू से आके कंडीशनल फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे होगा हमारे पास क्लियर रूल, तो जो भी आपने फॉर्मेट किया हुआ है क्लियर कर देंगे। अभी देखें वही क्विक एनालाइज, फिर हम दोबारा अगर हमें डेटा बार्स या आइकन से या टॉप 10 देखनी है, टॉप 10 में अब देखें परसेंट जितनी होंगी वो आ जाएंगी यहाँ पे। अब इसके अलावा हमें क्लियर करनी है, इसी ऑप्शन में हम आएंगे यहाँ पे क्लियर, और इसके साथ ही स्पार्क लाइन हो गया, चार्ट हो गया, चार्ट बना सकते हैं इसका, देखें यहाँ पे चार्ट बना हुआ आपको शो कर रहा है। जो भी आपका करंट डेटा सिलेक्ट है उसके हिसाब से आपका चार्ट बन सकता है। चार्ट बनेगा, यहाँ पे आप चार्ट अपना कोई भी वैल्यू का डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको समझना इसलिए आसान होता है कि इसमें ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, जो हाई हो रहा है, जो लो हो रहा है उसमें डाउन हो रहा होगा। तो चार्ट हम इसलिए बनाते हैं कि कोई चीज़ अगर हम वैल्यू एक एक सेल में देख कर समझ रहे हैं तो चार्ट में हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगी। इसी के साथ अगर हमें लेवल्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड लेवल्स आ जाते हैं, इसके साथ इसकी वैल्यू भी शो हो रही होती है। तो हम इस तरह से ग्राफ अपना किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। इसकी बनी बनी फॉर्मेटिंग है, चार्ट डिज़ाइन, यहाँ से आप कलर स्टाइल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें जो भी आपको चाहिए। ठीक है जी, जो भी आपको चार्ट चाहिए इसके फॉर्मेट अपनी मर्जी से देने हैं तो यहाँ से आप कलर वगैरह अपना कर सकते हैं। इसके ग्राफ के अंदर के लेआउट को चेंज करना है वो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो आउटलाइन आ रही है इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ग्रेड्स वगैरह की। तो इस तरह आपकी क्विक एनालाइज में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जिस तरह से टोटल करना है, अब आपको एवरेज देखनी है, सम काउंट जो मैंने बताया था अभी स्टेटस बार में भी हमारे सामने आ रही है वो, और इसका परसेंट टोटल चाहिए, इसका देखिए नीचे परसेंट टोटल आ रहा है। रनिंग टोटल चाहिए, इसके साथ सेल में रनिंग टोटल आ जाएगा। बल्कि आप रनिंग टोटल के लिए यहाँ पर आ जाए और इस वाले ऑप्शन को यूज़ करें तो अब देखें इसमें रनिंग टोटल का फ़ायदा ये होता है 2 3 में 65 प्लस हो गए, 88, फिर 88 में 45 प्लस हो गए 133। तो ये सारे ऑप्शन कैलकुलेशन अपनी नीड के लिए, नीड के हिसाब से आप क्विक एनालाइज में जाके कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ।
ठीक है जी। मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ आपको आसान से बताई जाए और एक्सप्लेन करी जाए। बस रिक्वेस्ट यही होती है कि जहाँ वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो चीज़ें आपकी, तो खुद भी सीखें और उनके साथ शेयर भी करें जो इससे और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, या जिनको ऐसी ज़रूरत है, जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इस तरह से उनको भी चीज़ें बताई या सिखाई नहीं जाती हैं बहुत सारे दिनों के अंदर भी, जो उनको एक जगह पे ये सब सीखने को मिल जाएंगी। अब बात वही आ जाती है कि जिसका जितना इंटरेस्ट होगा तो वो उतना सीख सकता है। अब एक वीडियो में पूरा बताना मुमकिन नहीं है, तो जितनी होंगी वे चीज़ें इसमें मैं बताऊंगा। और मज़ीद एडवांस स्किल करने के लिए मेरा शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल है, में जाएं, वीडियो के टैब में आ जाएं, प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट में जाएं, ये सारी एडवांस लेवल की वीडियो आपको टेक्निक ट्रिक सीखने को मिलेगी। ये तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा वीडियो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी। देखें यहाँ पे ये सारी वीडियोस दी हुई हैं, तो इसमें इतना कुछ है कि जितना आपके सामने कोई क्यूरीज होंगी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। तो जो इंटरमीडिएट, एडवांस, बिगिनर है, सब इससे फ़ायदा हासिल करें और उसमें देखें। जो इस वीडियो को आज मेरी देख रहे हैं, अपनी वो बेसिक को क्लियर करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, फिर तो देखते जाएं, सीखते जाएं और शेयर भी कर दें जिनकी आप समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपना रिटर्न करेंगे हम। और अब आगे हम कुछ कैलकुलेशन और मज़ीद देखते हैं। यहाँ पर जैसे सम फार्मूला हमने कवर कर लिया, बेसिक प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब एक शीट बनाते हैं, शीट बनाने में भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी आपकी। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, पहले मैं अलग से आपको समझा देता हूँ। ड्रैग कर्सर का काम क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर मैंने ट्रैक कर्सर ये होता है, जैसे अब हमें कोई सीरियल नंबर सीरीज 1 से लेके 1000 तक चाहिए, तो हमने वहाँ पे 1 टाइप करा। अब यहाँ 1 टाइप करने का सेल के एंड पर आ गए। देखें अब ये ब्लैक प्लस बना हुआ आ गया, कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड से और फिर लेफ्ट क्लिक माउस और इसको नीचे खींचे। माउस नीचे करेंगे, देखें सीरियल बनना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल और माउस लेफ्ट क्लिक, जहाँ ओके करना है माउस ऊपर कर देंगे, थोड़ा क्लिक छोड़ दें, फिर कंट्रोल छोड़ दें, तो इस तरह सीरियल आ जाएगी आपकी। अब अगर आपको कंट्रोल यूज़ नहीं करना तो आप 1 और 2 लिखें, यह हमारा सिलेक्ट कर्सर है। इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसके एंड सेल पर आएंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये इस तरह से भी कंट्रोल के बगैर ड्रैग हो जाएगी। तो ये हमारा सीरीज वगैरह के लिए ड्रैग का ऑप्शन कहलाता है। ऑड इवन नंबर होंगे वो भी आप इस तरह से ला सकते हैं, 1 और 3 लिख लें, सीरीज दोनों सेलेक्ट कर लेफ्ट क्लिक से नीचे ड्रैग। इसी तरह ऑड इवन है, 2 और 4 लिख लें, इस तरह ड्रैग। डेट ऑप्शन है, आप फर्स्ट डेट इस तरह से मंथ के साथ लिख सकते हैं और इसको ड्रैग कर सकते हैं, तो डेट ऑप्शन आ जाता है। टाइम आ जाता है, कोई भी टाइम लिखना है आप इस तरह ड्रैग कर सकते हैं, टाइम यूज़ कर सकते हैं। सेल के एंड पे आ जाएंगे, इस तरह से टाइम डेज आ जाते हैं, इसी तरह से डेज लिखेंगे, मंथ के एंड पे ड्रैग कर से डेज आ जाएंगे, फुल में लिखेंगे फुल में आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि किस तरह से क्या चीज़ आपको ड्रैग करनी है और फिल करनी है। ठीक है जी। तो ये सब ड्रैग कर्सर का यूज़ है, ये अलग से मैंने समझा दिया। डेट, टाइम, डेज जो भी होगा, या स्टूडेंट के साथ कोई नंबर अपडेट करना है आपको, तो वहाँ पर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी। तो ये सारे ड्रैग कर्सर के यूज़ है। अब हम बेसिक शीट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हेडिंग बनानी होगी। हेडिंग बनाने के लिए जितने सेल पे मैंने बताया आपको यूज़ करनी है हेडिंग, मर्ज एंड सेंटर, वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज करेंगे। ठीक है जी। अब हेडिंग वास्तव में बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब जैसे हमने मर्ज करा, हमने हेडिंग बना दी, अब यहाँ पर हमारा काम आ रहा है इतना। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं इस तरह से। अब ये हेडिंग बहुत बड़ी यहाँ तक है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप अनमर्ज करें या यहाँ से आप क्लियर ऑल कर दें, सब खत्म, फिर दोबारा जितनी बड़ी हेडिंग देनी है वहाँ तक सिलेक्शन बना के मर्ज करके दोबारा हेडिंग बना लें। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है जी। आप क्लियर ऑल कर लेते हैं और अपनी हेडिंग बना लेते हैं, या हेडिंग से पहले हम थोड़ा सा टाइपिंग का काम कर लेते हैं, हेडिंग एंड में दे देंगे। सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद स्टूडेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, जिसके लिए भी आप अटेंडेंस रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये बेसिक्स में बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। एम्प्लॉय नेम ले लें या स्टूडेंट नेम ले लें और इसको डबल क्लिक मैंने बताया ऑटो फिट। अब डेज के लिए यहाँ पर हमने मंडे से शुरू करनी है, मंडे को शुरू करा और 1 को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। 1 डेट लिखनी है, डेट भी लिख सकता है। 1 से मुझे 30 तक की चाहिए, कंट्रोल दबा के आप राइट भी इसको कॉलम की जगह हॉरिजॉन्टल भी मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। 30 तक आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे मुझे डेज चाहिए, डेज भी मैंने सेलेक्ट करे और यहाँ तक 30 तक ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उनको ऑटो फिट। सीरियल में काफ़ी स्पेस है, टैक्स में, नंबर में स्पेस है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑल। इस जगह से शीट ऑल सिलेक्ट हो जाती है। किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो जितने कॉलम आपने सिलेक्ट करें ऑटो फिट हो जाते हैं सारे।
तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपकी शीट जो होगी एक पेज पर प्रिंट हो जाएगी, वरना अगर आपकी शीट ज़्यादा बड़ी पेज पे चली जाएगी आगे तक तो प्रिंट में फिर प्रॉब्लम आती है आपको। तो ये तरीका होता है इस तरह से ऑटो फिट करके काम करने का। ठीक है जी, यहाँ से कलर कर लें अपना, कलर के साथ फॉन्ट कलर चेंज कर लें, बोल्ड करना है बोल्ड कर लें यहाँ से। अब यहाँ पर सीरियल ऐड करनी है, सीरियल के लिए मैंने बता दिया 1 और 2। सेल पर आएंगे, एंड में आएंगे और ट्रैक कर लेंगे इसको। स्टूडेंट नेम के अंदर जो भी आपके स्टूडेंट नेम होंगे वो आप इसके अंदर टाइप करेंगे। मेरी ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है तो मैं यहाँ पर आपको ट्रैक करके बता रहा हूँ लिस्ट किस तरह बनानी है, ये भी मैं समझा देता हूँ अभी आपको, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी नाम है, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो बार बार लिस्ट ट्रैक करनी पड़ती है, तो आप उसमें सेव कर सकते हैं। जिस तरह सीरियल आ रही है इस तरह वो लिस्ट भी आ जाती है। तो अब यहाँ पर हमें संडे को कलर करना है, क्योंकि संडे ऑफ होता है ज़्यादातर, तो संडे को हम कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ये सिलेक्शन, फिर कंट्रोल दबा के ये सिलेक्ट, वरना अगर कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो एक सिलेक्शन रहेगी फिर दूसरी वाली ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ से इसको मर्ज करेंगे, यहाँ से मर्ज करने के साथ आप इसमें यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी कलर इसके अंदर से ऐड कर लें यहाँ पे। और ये काम करने के बाद अब आप अपना प्रेजेंट एब्सेंट लीव होगी वो ऐड करनी है यहाँ पे। और संडे ऑप्शन को अगर आप थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाह रहे हैं, यहाँ तक इसको सिलेक्ट करें और संडे लिख लें और कंट्रोल इंटर कर दें, तो जितने भी टैक्स सिलेक्ट होंगे सब में देखें लिखा हुआ आ गया। अब इसको सेंटर करना है, अलाइन सेंटर, और इस तरह संडे नहीं चाहिए हमें, इस तरह लिखा हुआ चाहिए। तो यहाँ से ओरिएंटेशन ऑप्शन में चले जाएं और यहाँ से ये वाला ऑप्शन ले लें, रोटेट टेक्स्ट। अब देखिए संडे एक अच्छे से स्टाइल के साथ लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, आप वीकेंड कर दें, वीक ऑफ कर दें, हॉलीडे कर दें, उस तरह से भी आप अपना कर सकते हैं ये काम। अब इसमें लास्ट के अंदर हमें टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव चाहिए। तो उसके लिए फार्मूला होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका कलर क्या रखना है ये आप देख लें अपने हिसाब से, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर वगैरह चूज़ कर लें। यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करें, बॉर्डर लाजमी दीजिएगा। ठीक है, जो भी शीट बनती है उसमें बॉर्डर लाजमी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल लाइंस ग्रेड होती हैं ये आपकी प्रिंट में नहीं आती हैं। यहाँ से क्लिक करके भी, डबल क्लिक करके आप ऑटो फिट कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये आपकी प्रिंट में नहीं आएंगी। जब भी आपको एक्सेल में शीट बनानी है उस पर आपको लाजमी बॉर्डर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हमें प्रेजेंट एब्सेंट लीव अभी नहीं नहीं लगी हुई है, तो ये हम लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल आर राइट फिल, एक टेक्स्ट लिख के सिलेक्शन बना रहा हूँ, कंट्रोल डी फॉर डाउन फिल। अब कोई एब्सेंट है तो उसको ए कर दिया, कोई लीव पर है तो एल कर दिया, यहाँ से हम चेंज करेंगे। लेकिन ये सब मिक्सअप हो रहा है। अब हमें प्रेजेंट एब्सेंट लीव को अलग अलग करना है, तो प्रेजेंट के लिए हम अलग कंडीशन देंगे, लीव के लिए अलग। पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसका कलर अलग अलग स्टाइल करने के लिए ये भी तरीका मैं बताऊंगा किस तरह से करना है आपको। तो इस तरह से आपकी प्रेजेंट एब्सेंट लीव लग जाएगी। अब जहाँ एब्सेंट है वो हम चाह रहे हैं अलग कलर में आ जाए, और जो प्रेजेंट है वो अलग कलर में आ जाए, इस तरह से। तो ये एक बेसिक सी शीट्स आप बना सकते हैं अपनी। और इसमें प्रेजेंट एब्सेंट लीव को कलरफुल करने के लिए सिलेक्ट लाजमी करना है, कंडीशनल, हाईलाइट और इक्वल। इक्वल में आके हमने पी को फॉर्मेट देना है। पी का फॉर्मेट क्या रखना है अब आप देख लें, ग्रीन इस तरह से भी रख सकते हैं। अपना अगर फॉर्मेट बनाना है तो कस्टम फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट में क्या फिल रखना चाह रहे हैं, मैं ये फिल रखना चाह रहा हूँ और फॉन्ट जो है बोल्ड करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर जो है इसको डार्क करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से प्रेजेंट का आ गया। अब इसको ओके करेंगे, इसको फिर हम लीफ के लिए लेके जाएंगे, अगेन इक्वल टू ए लिख देंगे। एब्सेंट, एब्सेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो एब्सेंट के लिए राइट, राइट है ये वाला सही है, इसको हम ये वाला सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। सेम इसी तरह लीफ के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल टू, और यहाँ पे लीफ के लिए देख लेते हैं। तो जो लीफ के लिए एल लिखना है हमें यहाँ पे, लीफ का हो गया। अगर इसको आप थोड़ा डार्क करना चाह रहे हैं डार्क कर लें, फॉन्ट कलर वाइट कर लें कि लीव का कलर अलग आ जाए थोड़ा सा, ओके कर दें, यहाँ पे ओके कर दें। तो ये लीव है। ठीक है जी, तो इस तरह से कलरफुल हो जाएगा। बाद में भी आप एब्सेंट करेंगे तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज करके एब्सेंट को रेड में ले आएगी, डार्क लीव करेंगे लीव में आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। ठीक है जी, फॉर्मेट देने का। तो बेसिक शीट बना सकते हैं। अब जब ये कंप्लीट हो जाए, यहाँ पर आप अपना मार्जिन सेंटर करें, हेडिंग कोई भी शीट में एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मार्जिन सेंटर के साथ फिर आप यहाँ पर अटेंडेंस लगाएं अपनी, हेडिंग टाइप करके जो भी आपकी अटेंडेंस शीट का नाम है, हेडिंग के बाद यहाँ पे आप टाइप करके बाहर क्लिक करें, फिर वहाँ पे सेंटर इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से फिर फॉन्ट को इस तरह से
तो एक अच्छी सी आप अपनी अटेंडेंस शीट खुद भी बना सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन करके। ठीक है जी, फॉर्मेट देख लें किस तरह से रखना है, कलर क्या रखना है, वो आप अपना कलर वगैरह ऐड कर लें यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है ये वाले सेल, इसमें जो रिजल्ट होगा सारा प्रेजेंट एब्सेंट लीव का, तो इसके लिए हमें काउंट इफ फंक्शन लगाना है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से फर्स्ट रो में देखा मर्ज हुआ हुआ है तो सिलेक्शन नहीं बनेगी, ये प्रॉब्लम आती है इस तरह जब हम मर्ज कर लेते हैं। तो इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ से इसको पकड़े, इस जगह से कर्सर जहाँ आ रहा है उसको ऊपर कर दें, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट में, फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इंटर, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट काउंट, अच्छा काउंट फार्मूला गलत हो गया, काउंट इफ है, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, ठीक है, COUNT काउंट इफ, और फिर यही रेंज आ जाएगी, आगे एब्सेंट में आ जाएगा, लीव में एल आ जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर के बाद इसको ड्रैग करेंगे तो सबकी जो होगी प्रेजेंट आ जाएगी। सेम इसी तरह यही फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास लीव के लिए, काउंट इफ, रेंज को सिलेक्ट करा हमने, रेंज को सिलेक्ट करने के साथ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर लीव आ गया, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। जो भी फॉर्मूला हम फर्स्ट उसमें लगाएंगे वो इस तरह से सेल के एंड पर आते हैं और ड्रैग कर देते हैं, तो सबका आंसर साथ साथ फिल होके आ जाता है। ठीक है जी, जो रेंज हम फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे जब ड्रैग होता है तो रेंज सेकंड पे आ जाती है, थर्ड पे आ जाती है, तो सबकी कैलकुलेशन आ जाती है। हर दफ़ा हर उसके लिए अलग अलग हमें फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता। लीव का हो गया, उसके बाद हम टोटल, इसका एब्सेंट ऑप्शन नहीं आया, ए लिख देते हैं, और यहाँ पर हम आ जाएंगे इक्वल काउंट इफ, और यहाँ पर हम आएंगे, इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंटर, तो ये एब्सेंट आ गया। तो क्विकली ये हमारी एक अटेंडेंस शीट हो गई। ठीक है जी, तो इसकी मदद से आप और एडवांस ऑटोमेटिक बनाना चाह रहे हैं तो फिर मैंने बता दिया, मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके बना सकते हैं। तो ये बेसिक फार्मूलों के साथ जो हमने बनाई है वो मैंने आपको बता दी। अब इसके साथ में एक और यहाँ पर प्लस क्लिक कर रहा हूँ, शीट ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बनाऊंगा स्टूडेंट रिजल्ट। स्टूडेंट रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्कशीट बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ जल्दी से मैं एंट्री कर लेता हूँ, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर, बायो, फिजिक्स, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रैक्टिकल। हो सकता है ये चीज़ें आपको ज़्यादा यूज़ ना करनी पड़े, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए अंदर आपको लेकिन फार्मूले जो इसके अंदर बताए जाएंगे वो आपके ज़रूर काम आएंगे। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ शीट की वो नहीं देखें आप, ये देखें कि उसके अंदर फार्मूले जो लग रहे हैं वो हमें अपने काम में कहाँ यूज़ करने हैं। ठीक है जी, तो वो आप अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा ही आपको हो जाएगा। ऑप्टेन टोटल हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया, उसके बाद परसेंटेज, और उसके साथ आ जाएगा लास्ट में हमारे पास ग्रेड। अब इसको हम यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट करने के साथ यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, यहाँ पे इसका कलर कर लेते हैं एक अच्छा सा कोई, और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर लाइन कर लेते हैं, यहाँ से स्टूडेंट सीरियल के लिए मैंने बता दिया 1 और 2 कर लेते हैं, यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम के लिए मैंने बताया मेरी लिस्ट बनी हुई है ताकि टाइम सेव रहे, जल्दी से मैं बनाने समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ चीज़, के जो नंबर होंगे वो हमें यहाँ पे फिल करना है, टाइम हमारा सेव रहे, जल्दी जल्दी मैं फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज करके मैंने ये कंप्लीट कर लिए नंबर्स, और यहाँ पर ये प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल होता है 25 नंबर का, और ये होता है हमारा 100 का। तो इसको हम इसी तरह से फिल करेंगे, कंट्रोल R फॉर राइट, ऑप्टेन में सम प्लस के लिए बताया मैंने, इसको ऑल सबको प्लस करेंगे, फर्स्ट वाली रो में जो स्टूडेंट्स के नंबर है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और सेल के एंड पे आएंगे, ड्रैग कर लेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा टोटल, टोटल के साथ ग्रैंड टोटल, अब जिसके नंबर मैक्सिमम होंगे वो ग्रैंड टोटल कहलाता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इक्वल सम, और यहाँ पे ऑल रेंज जो आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 कर देंगे, F4 करने के साथ यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये 625 नंबर टोटल इसी तरह सबके आ जाएंगे ड्रैग होके, ग्रैंड टोटल जिसमें से नंबर आ रहे हैं वो। परसेंटेज के लिए हम आएंगे इक्वल, फर्स्ट ऑप्टेन सेलेक्ट करते हैं, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100, ये आपको खुद लिखना है,
परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई और 100 आप टाइप करेंगे और डिवाइड करते हैं इसको ग्रैंड टोटल, एंटर। तो यहाँ पे परसेंटेज में आंसर आएगा, ड्रैग कर देंगे इसको। ग्रेड के बाद लास्ट में हमारे पास रिजल्ट ऑप्शन होता है पास और फेल के लिए। तो ग्रेड के लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन होती है, इफ में लॉजिकल टैक्स होता है, ग्रेड परसेंटेज से कैलकुलेट होगा तो सेल परसेंटेज के लिए। अब यहाँ पर वही आ गया कॉलम एल, और मैंने बताया था जब कैलकुलेशन होती है तो रॉ नंबर आ रहा होता है 6 के अंदर, ये मेरी वैल्यू है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेल एड्रेस वैल्यू चेंज होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने ग्रेटर इक्वल 80, यानी अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है, कॉमा तो क्या होना चाहिए इन्हें, तो मैंने कहा ए प्लस आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब इसी तरह इसको हम कंटिन्यू नेस्टेड इफ कहलाता है, एक के साथ एक कंडीशन की बनती है, और जो सेल में हमें पार्टिकुलर वैल्यू को अलग अलग रिजल्ट शो करना होता है वो हम इस तरह बनाते हैं। अब इसके बाद फिर इफ लगेगा, फिर ग्रेटर इक्वल 70 आएगा ए, फिर इफ लगेगा, फिर ग्रेटर इक्वल 60 आएगा बी। तो ये हमारा बहुत बड़ा फार्मूला बनता है। इस तरह से आसान करने के लिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक कॉमा के लिखने के बाद इफ तक, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे देख लें या फार्मूला बार में भी जो फार्मूला सेल में लगा रहे हैं यहाँ आ रहा होता है, आप इसको कंटिन्यू पेस्ट करते हैं कॉपी के बाद। अब ये 80 के बाद 70, 60, 50, 40 और लेस देन 40 फेल। तो इसको कितनी दफ़ा पेस्ट किया, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा पेस्ट करें। उसके बाद सिर्फ आपको अब क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को चेंज करना है। यहाँ पर 70 पे ए कर दें, यहाँ पर फिर 60 आ रहा है, 60 पे हम यहाँ पर इसको बी करेंगे, यहाँ 50 आ रहा है, 50 पे हम यहाँ पर सी करेंगे। आसान तरीका मैंने बताया आपको, कॉपी पेस्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की गलती नहीं होगी, तो इस तरह से बेहतर है आप यूज़ कर लें। अब ये लेस देन आ गया, इक्वल हटा देंगे, ग्रेटर इक्वल 40 पे ए प्लस, ओ सॉरी सी आ गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा डी। और आखिरी लेस देन 40 पे क्या होना चाहिए, 39 से यानी नीचे वाले, तो ये हो जाएंगे फेल। और फिर यहाँ से कॉमा हटाएंगे। अब जितनी कंडीशन होते हैं उतने ब्रैकेट क्लोज होते हैं, 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 टाइम ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो इस तरह आपके सबके ग्रेड लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ से भी बॉर्डर दे दें, यहाँ से सेंटर कर लें, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लें, यहाँ से सेंटर कर लें। अब रिजल्ट के लिए हम अगर इफ कंडीशन लगाते हैं, अब एक ही सेल में अगर अलग अलग हमारे आंसर, हमें ए प्लस बी प्लस, अब एक ही सेल में अलग अलग रिजल्ट चाहिए हमें मल्टीपल, तो उसके लिए इफ एक ही साथ लगेगा। लेकिन अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग नंबर को देखते हुए हमें रिजल्ट जनरेट करना है, जैसे इसमें भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए, 100 नंबर का पेपर है तो 33 से ज़्यादा पास होगा, तो इसमें भी 33 देखना है, इसमें भी। तो मल्टीपल कॉलम में अलग अलग वैल्यू को देखने के लिए, फिर उनकी एक ट्रू कंडीशन बनाने के लिए कि पास होंगे या फिर फेल, तो उसके साथ इफ के साथ फिर एंड लगाते हैं। एंड का काम ये होता है सेम एज इट इज हर सेल में वही होना चाहिए जो हम कंडीशन बनाएंगे यहाँ पे। तो कंडीशन बनाने के लिए हम लॉजिकल वन में क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 33 मिनिमम पासिंग मार्क्स। फिर लॉजिकल टू कह रहा है, लॉजिकल टू में सेकंड सब्जेक्ट, इसमें क्या होना चाहिए, ये भी 100 नंबर का पेपर पर ग्रेटर इक्वल 33 होना चाहिए। फिर थर्ड सब्जेक्ट, ये भी 100 नंबर का पेपर है, थर्ड सब्जेक्ट के लिए ग्रेटर इक्वल क्या होना चाहिए, 33। यानी वही चीज़ें रिपीट करनी है। फिर कॉमा 4 आ गया लॉजिकल, इसमें 4 सब्जेक्ट ग्रेटर इक्वल क्या होना चाहिए, 33। फिर कॉमा 5 सब्जेक्ट बायो का आ गया, 100 नंबर का पेपर है, इसमें भी ग्रेटर इक्वल मिनिमम क्या होने चाहिए, 33। फिर कॉमा फिजिक्स आ गया, फिजिक्स में क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 100 नंबर का पेपर है, ये भी 33। ठीक है जी, सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। आखिरी प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल सेल क्लिक करने के लिए हम कॉमा लगाएंगे, लॉजिकल 7 के अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल का फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे, और ये ग्रेटर इक्वल 9 होता है पासिंग, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे सारी। एंड का काम खत्म। अगर मजीद और सब्जेक्ट होंगे आगे तो एंड के साथ हम 2 3 4 फिर कॉमा लगा के 7 8 फिर इस तरह करेंगे, लेकिन एंड हमारा भी हो गया कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब यहाँ एंड को हमने इफ के साथ यूज किया, तो ये कह रहा है अगर ये सब ऐसे हैं यानी 33 से ज़्यादा और प्रैक्टिकल में 9 से ज़्यादा, तो क्या होंगे ये, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास होंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन फॉल्स में। इफ कह रहा है अगर ये 33 से ज़्यादा नहीं है और प्रैक्टिकल में 9 से कम हुए हैं, तो दूसरा ऑप्शन में क्या लिखना है, तो हमने कहा फेल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ड्रैग। तो अब ये किस में फेल हुए हैं, 26 कंप्यूटर में, ड्रैग करते हैं इसको, बल्कि सारे ही फेल हो गए। चेक कर लेते हैं, ये भी 30 से कम आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम इसको कर लेते हैं 85। अगर आपके फॉर्मूले सही हैं, जो भी आप नंबर चेंज करेंगे टोटल लेजर परसेंट सब चेंज हो जाएगा। अभी सारे फेल हो रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह से मैं चेंज कर लेता हूँ,
अच्छा, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक, फर्स्ट जो है ग्रेटर नहीं लगाया, यहाँ पे ग्रेटर लगाना है। वरना ये सिर्फ बराबर 30 पे जो होगा पास करेगा, ना ऊपर वालों को पास करेगा ना नीचे वालों को पास करेगा। तो इस कंडीशन में इन चीज़ों को भी देखना है। बाकी फार्मूला ग्रेटर के साथ जो मैंने देखा है बताया इसी तरह आएगा, चेक कर लें एक दफ़ा और। ठीक है जी, अब इंटर करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। अब देखें ये सब कुछ पास है कुछ फेल है, लेकिन बहुत बड़ी लिस्ट है, हमें नहीं पता पास कहाँ है फेल कहाँ है। तो उसका भी हल सोल्यूशन है, ऑल सेलेक्ट करें पास और फेल रिजल्ट वाली रेंज को, टेबल फॉर्मेट कंडीशन में इक्वल। अगर आपको ऐसा लग रहा हो मैं जल्दी में थोड़ा सा बता रहा हूँ या फार्मूला नहीं समझ में आया होगा जिनको स्टार्टिंग जो है उनके लिए, तो आप इसको स्लो कर लें, वीडियो को रोक लें। ठीक है जी, अगर जहाँ स्टेप मेरे आगे बढ़ रहे हैं जल्दी में बताता हुआ आगे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत चीज़ें दिमाग में हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी आप लोगों को बता दूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा हो सकता है बताने में जल्दी कर जाता हूँ, तो आप इसको रोक लीजिएगा जहाँ तक देख लें आपको समझ में आ रहा हो, फिर आपको आगे ज़्यादा लग रहा हो आप उसको वो पॉज करें, वहाँ तक रोक कर अपनी प्रैक्टिस कर लें। फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें सीख नहीं सकते, नेक्स्ट डे फिर उसको वहाँ से कंटिन्यू कर लें। ये भी तरीका होता है एक देखने का। ठीक है जी, तो यहाँ पर इक्वल टू रेंज को ऑल सेलेक्ट करें। मुझे इसमें पास वाले हाईलाइट करने हैं, फेल वाले, तो मैं यहाँ पे पास वाले रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक रेड आ रहा है, ओके कर दें। और फिर यहाँ पे वही इक्वल टू फेल वाले जो होंगे, अच्छा सॉरी पास वालों को मैंने रेड कर दिया, यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। सिलेक्शन बनी हुई है फेल वाले रेड कलर में आ जाए, ये रेड कलर में आ गए, पास वालों को मैं ग्रीन कर दूँगा। यहाँ से फिर जाऊँगा, यहाँ पे इक्वल टू में जाऊँगा और यहाँ पर आ जाएंगे ये पास वाले में ग्रीन कर रहा हूँ। तो ये इस तरह पास और फेल देख सकते हैं हम यहाँ पे। सेम इसी तरह एब्सेंट को देखना है अलग, बी वाले सी वाले वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अब हमें मार्कशीट हेडिंग बनानी है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करेंगे, मार्कशीट हेडिंग टाइप कर लें। जब टाइप हो जाएगी एडिट खत्म करने के लिए होता है बाहर क्लिक, फिर सेल पे क्लिक, मिड सेंटर यहाँ से बड़ा करेंगे उसको, फॉन्ट को यहाँ से बोल्ड करेंगे, यहाँ से कलर देंगे इसको और यहाँ से रो हाइट को बढ़ा लेंगे। ठीक है जी, और यहाँ से इसको कलर करना है तो यहाँ से इसको भी कलर करना है। ठीक है जी, तो ये हमारी मार्कशीट रेडी होगी। अब इसमें एक चीज़ बतानी थी, किसी भी शीट में कोई स्पेसिफिक डाटा चेक करना है तो फिल्टर लगा सकते हैं। होम मेन्यू में यहाँ पे सॉर्टेड फिल्टर का ऑप्शन है, जैसे हम फिल्टर क्लिक करेंगे पहले हेडिंग आप सिलेक्ट कर लें, माना ये टॉप हेडर पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आप फिल्टर यूज़ करें। अब इन ऑप्शंस में हर कॉलम के साथ ये साइन बनता है फिल्टर। अब इसमें फ़ायदा ये हमें सिर्फ पास वाले चाहिए, इसके फिल्टर में इसमें जो रिकॉर्ड होगा कॉलम में वो इधर आ रहा होगा, आपको जो रिकॉर्ड चाहिए इस पर क्लिक करें, ओके कर दें। सिर्फ पास वाले आ गए, इसको हटा दें। दोबारा फेल वाले देखना, सिर्फ फेल का चेक लगाएं, यहाँ पे पास का हटा के ओके कर दें, तो सिर्फ स्क्रीन पे सारे फेल वाले आ जाएंगे। तो ये अब स्पेसिफिक किसी भी शीट में कोई रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, खास नेम से, खास सीरियल नंबर से, खास रोल नंबर, जीआर नंबर, आईडी नंबर, अकाउंट नंबर, तो उनकी तफसील सारी आपके सामने शीट पे आ जाती है। क्लियर फिल्टर करने के लिए दोबारा क्लियर, जिस शीट से फिल्टर लगा हुआ होता है, जैसे नाम से हमें चाहिए, अब मुझे अहमद के, दानियाल के और मोहसिन के रिकॉर्ड चाहिए, चेक लगा के ओके करा मैंने, तो इनके फिल्टर के रिकॉर्ड सारे आ गए। ये फेल है ये पास है। और इसमें जब फिल्टर यूज हुआ हुआ होता है उसको हम इस साइन से भी समझ सकते हैं, साइन इस तरह बना हुआ आ रहा होता है, यानी ये फुल डाटा नहीं है, इसमें फिल्टर यूज हुआ हुआ है शीट में। तो नॉर्मल करने के लिए फिर हम क्लियर करेंगे, तो ये नॉर्मल फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल इसकी शॉर्टकट की है, ऑन की और ऑफ करना है तो यहीं से जाके आप सॉर्ट एंड फिल्टर का चेक हटा देंगे, ये फिर नॉर्मल हो जाता है। एक लास्ट शीट और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर ऑप्शन देखते हैं कुछ हम फार्मूले कवर करने के बाद। स्टॉक भी शीट शेयर कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे हम अभी जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं सैलरी। सैलरी शीट ज़रूरी होती है, ठीक है जी, कैलकुलेशन के लिए एम्प्लॉयज़ की, और ये बेसिक्स लेवल की है तो मैं इसलिए बेसिक्स का ही बता रहा हूँ, इसमें फार्मूले वगैरह देख लें कौन से लगेंगे। और यहाँ पे आ जाएगी बेसिक्स, बेसिक्स के बाद अलाउंसेस आ जाते हैं, यहाँ पर कन्वेंस अलाउंस के लें, मेडिकल के लें, हाउस के लें, और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी होती है सबका टोटल जो बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी इनकम वैल्यू, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के साथ आ जाती है नेट सैलरी, नेट के साथ आ जाती है आपका टैक्स डिटेक्शन वगैरह जो होती है। इनकम टैक्स हो गया, नेट हो गई, फिर यहाँ पर हम पर डे कर सकते हैं कैलकुलेट, फिर यहाँ पर प्रेजेंट डेज कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर टोटल सैलरी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लें यहाँ पे हम,
ये अलाउंसेस है। ठीक है जी, तो जो अलाउंसेस है यहाँ पे मैं अलाउंसेस हेडिंग दे देता हूँ, और यहाँ पे डिटेक्शन हो गया डिटेक्शन। अब इसमें पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, यूबीआई हो गया, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलम ऐड सिलेक्शन के बाद, और यहाँ पर हम प्रोविडेंट फंड कर लेते हैं और यहाँ पर ईओबीआई कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए भी वही काम करना है। सिलेक्शन मैंने बताया लाजमी होती है, सिलेक्शन लाजमी करने के बाद यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, यहाँ से बेसिक प्लस प्लस के साथ यहाँ पर इसकी शीट, और इसका जो बोल्ड है वो कर लें, कलर देख लें कलर कौन सा रखना है यहाँ पे, और इसके साथ ही मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल, ऑल के साथ यहाँ पे मर्ज, मर्ज के साथ आ जाएगी हेडिंग सैलरी शीट, सैलरी शीट के साथ यहाँ से मिड सेंटर, यहाँ से मिड सेंटर के साथ बोल्ड, बोल्ड के साथ यहाँ से कलर, और कलर के साथ इसको पूरा ही कलर कर लेते हैं हम। ठीक है जी, ये हो गई हमारी हेडिंग रेडी, और इसका फॉन्ट चेंज करेंगे अब। एक जैसा फॉन्ट बहुत सारा हो गया, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं हम, यहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए वही सीरियल जो बेसिक्स मैंने था, एम्प्लॉय कोड भी हो सकता है, तो कोड लिखने के लिए आप यहाँ पे हम कोड कर लेते हैं, सब में सीरियल सेम हो रही है। अब कोई कोड के साथ, जैसे मैं कंपनी कर रही है एम्प्लॉय 1 2 3, तो अब एम्प्लॉय 1 2 3 के बाद जो नेक्स्ट होगा वो 4 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो जो भी टैक्स होगा 1 2 3 के 4 5 खुद ही अपडेट होता है, सिंपल ट्रैक करेंगे। अब एम्प्लॉय नेम फिर मैंने बता दिया, यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है, टाइम सेव रहे हैं तो इसको लिस्ट में क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखें इसमें कन्वेंस आ रही है हमारे पास, मेडिकल है और हाउस है, तो इसके लिए हम इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, सैलरी बेस्ड अलाउंस, यानी सैलरी ज्यादा है तो अलाउंस भी ज्यादा होना चाहिए। तो हमने कंडीशन दी इक्वल इन ब्रैकेट ओपन सैलरी ग्रेटर इक्वल 25,000 है कॉमा, तो सैलरी का मल्टीप्लाई होना चाहिए इनको 20% अलाउंस, फिर कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन सैलरी अगर ग्रेटर देन इक्वल है 15,000 कॉमा सैलरी का मल्टीप्लाई होना चाहिए इनका 15% अलाउंस। अब कौन बचेंगे यहाँ पे, 25 से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा, 50,000 लाख जिनकी सैलरी है उनको 20% सैलरी का, और फिर 15,000 से 25 के दरमियान वालों को सैलरी का 15%, 15,000 से कम वाले जो होंगे उनको डायरेक्ट 10% मिल जाए। तो हम उसके लिए अलग से इफ नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट फॉल्स कंडीशन जो लगेगी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे उनको जो कंपनी ऑफर कर रही है। ठीक है जी, अब 10% बोल रही है कंपनी, 10% दोनों ब्रैकेट इफ कंडीशन लगी है क्लोज। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन 25 ग्रेटर देन 15,000 जो रह जाती है आखिरी कंडीशन डायरेक्ट फॉल्स में हम दे सकते हैं, और ये जो मैं 15 और 10 कर रहा हूँ ये आप कंपनी के हिसाब से करेंगे, इसके अंदर जितना कंपनी ऑफर कर रही है फिर इसको ट्रैक करेंगे। सेम यही फॉर्मूला कॉपी कर लें, अलाउंसेस का कंट्रोल सी कर लें एंटर, मेडिकल में आके कंट्रोल वी। अब क्या होगा, सैलरी से सब कैलकुलेट होंगे, तो सैलरी 25,000 पे, मेडिकल कितना दे रही है कंपनी मिसाल के तौर पर 10%, तो यहाँ 10 कर दिया, और फिर 5% यहाँ पे 5 कर दिया 15,000 का, और जो 15,000 से कम होंगे उनको कंपनी कह रही है 3% मिलेगा। तो ये मेडिकल अलाउंस हो गया। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास हाउस आ रहा है, तो इसी तरह हाउस को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। कंडीशन ये सब हम अपने अपने पास से एज्यूम कर रहे हैं, कंपनी बेस होते हैं, कितनी सैलरी होगी, अगर कंपनी लाख बोल रही है तो 25,000 की जगह आपको लाख लिखना है, उस पर कितने देना है तो वो आप फिर यहाँ लिखना है। ठीक है जी, जितने कंपनी जितनी सैलरी पे बोल रही है, जैसे हाउस बोल रही है भाई 50,000 सैलरी पे मिलेगा, 50,000 सैलरी पे 50% मिलेगा, तो फिर आप 50,000 कर दें। अब इसी तरह कंपनी कह रही है 25,000 वालों को जो है वो मिलेगा 25%, तो यहाँ पे 25 कर दें। तो इस तरह से चलता है। अगर एक और कंडीशन है, 4 कंडीशन बन रही है इसमें, तो एक और कंडीशन बेसिक सैलरी की लगा लें, ग्रेटर इक्वल 15,000 की अलग बोल रही है कंपनी, 15,000 की कंडीशन बना लें, तो 15,000 की सैलरी पे कितना मिलेगा, कंपनी कह रही है 20%, और फिर उसके बाद कह रही है 15,000 से कम वालों को जो मिलेगा और 10% मिलेगा, तो उसके साथ आप फिर कॉमा लगाएं, डायरेक्ट सैलरी क्लिक करें, कितने परसेंट बोल रही है 10%, मल्टीप्लाई 10 कर दें, परसेंटेज का साइन जरूर आए। तो ये फॉर्मूला इस तरह से आप 4 कंडीशन कर लें, 5 कंडीशन कर लें, अपनी जितनी बनानी है उस हिसाब से कंटिन्यू कर लें एंटर। जितनी इफ कंडीशन होती है एंड में उतने ब्रैकेट क्लोज होंगे। अब यहाँ 3 इफ कंडीशन बनी थी, एंड में 3 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर और ड्रैग कर लें। अब इस तरह सम करना है हमें ऑल का, तो एक तो तरीका मैंने बताया फर्स्ट सेल में लिखकर ड्रैग हो जाएगा, आप डायरेक्ट सिलेक्ट करके ऑल्टर इक्वल कर लें,
तो ऑल्टर इक्वल दबाएंगे, ऑल सेलेक्ट करके इस तरह भी सम हो जाता है। टैक्स वैल्यू जितने परसेंट टैक्स होगा वो आप यहाँ से बेसिक से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। मल्टीप्लाई, अब 2% मिसाल के तौर पे टैक्स है, तो यहाँ पे 2 करके एंटर और ड्रैग करना है, तो हर सैलरी का बेसिक के हिसाब से 2% टैक्स आ जाएगा। किसी की सैलरी ज़्यादा है तो फिर 50,000 से ज़्यादा वालों की अलाउंसेस अलग कैलकुलेट होंगे, इस तरह से देखना है। अब इसी तरह हमने यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 2%। पीएफ जो है 1.5%। परसेंटेज अलाउंसेस वगैरह ये सब जो होते हैं वो आपके परसेंटेज में निकलते हैं, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। प्रोविडेंट फंड जो होगा इसके लिए भी हमने सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई 1.5 और परसेंटेज इंटर ड्रैग। इसी तरह ईओबीआई भी बेसिक से कैलकुलेट करेंगे, सेल क्लिक, मल्टीप्लाई 1%, इंटर और ड्रैग। अब नेट सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पे ग्रॉस को माइनस कर देंगे सम, और ऑल यहाँ पर डिडक्शन जो आ रही है इसको सिलेक्ट करके एंटर। तो ये इनकी नेट सैलरी बनेगी आफ्टर डिडक्शन, यानी ये जो डिडक्शन था उसको हमने सम से प्लस किया, माइनस कर दिया टोटल ग्रॉस से, तो ये इनकी नेट बन गई। अगर आप आपको डिटेक्शन करनी है प्रेजेंट डे अटेंडेंस शीट से आप इनकी लगा लें, जो अटेंडेंस शीट होगी वो यहाँ पर आप इसकी फिल कर लें। इसका तरीका ये होता है जितने आपने एम्प्लॉयज़ की बनाई हुई है, अब जैसे मैंने मोहसिन तक की बनाई है, तो यहाँ पर अगर हम अटेंडेंस देख लें तो अटेंडेंस मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाई है, लेकिन हम मोहसिन मोहसिन तक की सिलेक्शन बनाएंगे अभी। आपके जितने नाम होंगे आप सबकी बना सकते हैं। अब इनके प्रेजेंट डे उठाने के लिए यहाँ पर इक्वल लगाएं, इक्वल लगाने के बाद अटेंडेंस में जाए, यहाँ पे प्रेजेंट वाला फर्स्ट सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट कौन है, सैफी, तो यहाँ पे सैफी के 25 डेज आ रहे हैं, ठीक है जी। देखें सैफी 25 डेज। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे मोहसिन तक, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मोहसिन तक की बनाई है, तो मोहसिन के कितने आ रहे हैं लास्ट 22। यहाँ देख लेते हैं अटेंडेंस में मोहसिन का क्या प्रेजेंट आ रही है, 22, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, सैलरी में पर डे, अब यानी इनको डिटेक्शन करके देनी है, तो इक्वल हम नेट को डिवाइड कर देंगे 30, तो ये इनकी पर डे बनेगी ड्रैग, और फिर टोटल के लिए इक्वल पर डे को मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई के साइन के बाद सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंट डेज, इंटर और ड्रैग, तो ये इनकी सैलरी हो जाएगी। अगर आप चाह रहे राउंड में आ जाए आंसर सारे, तो हम इसको राउंड कर सकते हैं। राउंड फार्मूला होता है किसी भी वैल्यू को राउंड करने के लिए, राउंड फार्मूला लगाएं, उसकी जो कैलकुलेशन है वो राउंड नंबर की जगह दे दें, कॉमन नंबर डिजिट में 0 कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर। तो इस तरह आप सबको राउंड कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे डॉटेड आ रहे हैं उसको आप राउंड में लाने के लिए राउंड फार्मूला कैलकुलेट के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो वो शीट्स होंगे जो हमने वैसी कैलकुलेट करनी है। एक और शीट की एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। एक और शीट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ मैं, और ये वो फार्मूले हैं जो नॉर्मल ऑफिस यूज़ के अंदर बेसिक लॉजिकल कंडीशन के साथ आपको लाजमी हेल्प करेंगे। सम इफ, काउंट इफ, मार्कशीट में इफ कंडीशन, एंड सैलरी में बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सब बहुत सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। स्टॉक कैलकुलेशन ये है कि हमने कितने की क्या चीज़ खरीदी, कितने की क्या चीज़ सेल करी, टोटल उनका रिकॉर्ड कितना अमाउंट है या कितनी क्वांटिटी है, ये देखना है हमें। तो स्टॉक होता है सामान, यानी जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या करा है, प्रोडक्ट्स के नाम है, कुछ रिपीट भी हुआ है, डेट वाइज हमने कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने अमाउंट में इक्वल लगाया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्वांटिटी को दोनों को मल्टीप्लाई करके ड्रैग करा हमने, सेल के एंड पे आए, और फिर इसको हमने कर लिया प्लस। प्लस के लिए बताया अल्टर इक्वल, लास्ट सेल पे आके करेंगे टोटल आ जाएगा। यहाँ पे हम हेडिंग दे दे रहे हैं टोटल अमाउंट। अभी टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट के अंदर, अब यहाँ पर इसमें सोनिक रिपीट है, स्टेटमेटिक है, बास्केटबॉल है, ये नेम जो है हमारे रिपीट हुआ है, तो इन तीनों नाम को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये तीनों नाम हमारे पास अलग अलग आ गए। अब मुझे सोनिक का जितना भी ऑल रिकॉर्डेड टोटल क्वांटिटी का और टोटल अमाउंट का अलग सेल में देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल सम इफ, ठीक है जी। सम इफ होता है मल्टीपल नाम अगर रिपीट है और एक जगह सेल में टोटल चाहिए उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, तो हम सम इफ लगाते हैं। सम रेंज में हमारे पास ऑल कॉलम नेम, नेम का नाम, इस कॉलम से हमें देखनी है टोटल वैल्यू रेंज की, ऑल कॉलम नेम। अब इसको हमें ड्रैग करना है, नाम के हिसाब से जितने नाम होंगे लिस्ट के हिसाब से सबका टोटल आ जाए, तो इसको हम करेंगे F4, यानी ये रेंज फिक्स हो जाए, नीचे ड्रैग नहीं हो। इसके साथ फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा के साथ क्राइटेरिया में ये नाम आ जाएगा जिसको हमें
देखना है। अब हमें नॉर्मल रखना है और इसको जब ड्रैग करेंगे तो स्टेबिमेटिक की टोटल क्वांटिटी फिर बास्केटबॉल की टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, तो इसको कुछ F4 वगैरह नहीं करेंगे। सम रेंज कहाँ से देखना है, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी का ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, इसको भी F4 कर देंगे। ठीक है जी, अभी ये और ये रेंज नीचे ड्रैग नहीं हो और ये ड्रैग हो जाए तो ये हमारे पास फिर हर आइटम की जो हमने यूनिक लिखे थे जैसे रिपीट हुए हैं तो उन सबकी क्वांटिटी आ जाएगी ब्रैकेट किलोस। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर अगर हम टोटल क्वांटिटी चेक करें ऑल की, तो हमारे पास क्या होना चाहिए 159। इसी तरह मैं यहाँ से सम लगा के आपको टोटल क्वांटिटी दिखा रहा हूँ इधर की डायरेक्ट, तो 159 सही है, दोनों मैच हो गए। तो यानी जो अलग अलग स्पेसिफिक हमने यहाँ पे चेक कैलकुलेशन की है टोटल क्वांटिटी की, वो भी हमारी सही आ रही है। सेम यही फॉर्मूला हमारा टोटल अमाउंट के लिए लग जाएगा। ठीक है जी, अब सम प्लस होता है इफ लॉजिकल कंडीशन के लिए, होता है काउंट काउंट के लिए होता है, सम इफ जो मैं बता रहा हूँ ये इसलिए होता है जब मल्टीपल नाम होते हैं उसका स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालने के लिए। अब इसके अंदर से फिर हमने वही नाम सेलेक्ट करे, अब F4 करना है इसको भी। ठीक है जी, दोनों सेल F4 होने चाहिए इस तरह से जो रेंज हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद अब हमें क्या करना है, कॉमा सोनिक को देखना है, सोनिक पे क्लिक करेंगे, कहाँ से देखना है इसकी सम रेंज, इस कॉलम से कंट्रोल शिफ्ट डाउन और F4। अब हमें अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये हर आइटम का इतना इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी। ठीक है जी, अब इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल और ये जो यहाँ हमारा टोटल है वो क्या होना चाहिए सेम। इन तीनों का अगर टोटल हम कर रहे हैं वही सेम आएगा तो फॉर्मूले हमारे सही हैं। अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो फिर आपका फॉर्मूला सही नहीं है, कहीं कोई गलती है। देखिए 2357850, 2357850, तो ये कैलकुलेशन एक्यूरेट सही है हमारी। ठीक है जी, कोई डाउट वगैरह नहीं है, और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को स्टॉप करें, पहले देखें अच्छी तरह से, प्रैक्टिस करें, फिर वरना तो कमेंट करके मुझसे क्लियर कर लें चीज़ें। ठीक है जी, तो ये बेसिक शीट्स हो गई हमारी स्टॉक्स वगैरह की और इसकी। अब एक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट में क्या होता है, जो भी कस्टमर्स को हम चीज़ें सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसका बैलेंस अमाउंट हमारे पास आता रहे, तो ये शीट भी हमारी अक्सर यूज़ होती है। ठीक है जी, अकाउंट्स वगैरह के हवाले से। तो हम इसके लिए भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे, सीरियल, सीरियल के साथ आ गया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के साथ आ गया डेबिट, डेबिट के साथ आ गया क्रेडिट, क्रेडिट के साथ आ गया बैलेंस। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है इसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लें, सेंड कर लें। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट में डिस्क्रिप्शन के अंदर आप आ जाए, कुछ सेल कर रहे हैं, अगर कुछ सेल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा अमाउंट। अब सेल किसको गया, कस्टमर ए को, कोई भी यानी कंपनी है, कोई कस्टमर है आपके क्लाइंट, आपने उनको ए कर दिया। अब रिसीव हो गया कस्टमर ए से, कैश रिसीव हो गया कस्टमर ए से 25,000। फिर कुछ सेल कर दिया अपने आप। ठीक है जी, जो भी चीज़ें यानी आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आप सेल कर रहे हैं। अब ये एक कस्टमर की है तो मैं एक कस्टमर की बना रहा हूँ, अगर आपको मल्टीपल कस्टमर की बनानी है तो मल्टीपल भी आप कर सकते हैं, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं कि अलग अलग डेबिट क्रेडिट शीट कर लें, जिस कस्टमर को जो सेल परचेज हो रहा है यानी जो जा रहा है उसका अमाउंट और जो आ रहा है उसके पास से वो ऐड कर लें डेबिट क्रेडिट के अंदर, तो वो भी आपको पता चलता रहेगा क्या अमाउंट बैलेंस चल रहा है। तो इसका फॉर्मेट मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हम बड़ा कर लेंगे यहाँ से। अब देखें फर्स्ट सेल में हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला, असल फॉर्मूला है वो देख लें, इक्वल हमने क्या करना है यहाँ पे। ठीक है जी, डेबिट को माइनस करना है क्रेडिट। अब कुछ इन्होंने क्रेडिट नहीं करा पहले, अगर इन्होंने 7 क्रेडिट कर दिया होता कि अभी 12,500 है और हमने 20,000 दे दिए तो अभी इनके 7,500 जो है हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं प्लस में आए तो फिर आप क्रेडिट को माइनस कर ले डेबिट से, ये भी आपकी मर्जी है। तो यानी अभी इनके हमारे पास ऐड हुआ है, सिंपल हमने क्या करा, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो अभी 12,500 को इनको सामान दिया इन्होंने, क्रेडिट 20,000 करा, अभी इनका बैलेंस हमारे पास है 7,500। अब उसके बाद नेक्स्ट सेल में आके हमें क्या करना है, प्लस बैलेंस में डेबिट, क्रेडिट और माइनस हो जाएगा डेबिट। ठीक है जी, अब इन्होंने 25,000 और दे दिए तो इनके हमारे पास ऐड हुए हैं, हम ड्रैग कर लें इसको।
अब जब तक ये ड्रैग रहेगा, जब तक कोई नई एंट्री नहीं हो रही है, तो ये बैलेंस इनका ऐड होता रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं बैलेंस नहीं है लिखा हुआ, तो सेकंड वाले सेल में कंडीशन लिखी हुई आ जाएगी, यहाँ पे इफ लगा दें, सेल क्लिक कर लें, यहाँ पे ये बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक कर दें, नहीं तो ये कंडीशन चला लें, एंटर और ड्रैग। अब ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू डेज की आ रही है, ये नहीं आएगी लिखी हुई, ठीक है जी। जो कैलकुलेशन होगी तो फिर ये फार्मूला हमें आंसर करेगा, वरना तो ब्लैंक हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। फिर कस्टमर ए को हमने 2-3 दफ़ा सेल कर दी और चीज़ें, ठीक है जी, क्या कि इनका बैलेंस अभी आ रहा है हमारे पास। फिर हमने इनको 1000 रुपये की कोई चीज़ सेंड करी, फिर 1500 की करी, फिर 2500 की करी, इनका बैलेंस लेस होता रहेगा। तो ये आपकी एक डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड की शीट भी बन जाएगी इस तरह से। फिर पूरे मंथ की बनानी है, डेट के साथ भी आप डेट कॉलम ऐड कर लें यहाँ पे इंसर्ट। कोई कॉलम मिस हो गया आपका, डेट के हिसाब से किस डेट की क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं आप, यहाँ पे आप उसको मंथ के साथ ऐड करें और यहाँ पे ट्रैक करें। तो उसके साथ साथ जो होगी वो ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन डेट के हिसाब से चलती रहेगी, क्या क्रेडिट किया है किस डेट का, क्या डेबिट किया है किस डेट का, ठीक है जी। तो ये आपकी एक चीज़ ये भी हो सकती है, डेबिट डेट क्रेडिट डेट के एक ही डेट में इन्होंने डेबिट भी किया है क्रेडिट भी किया है, तो सही है, उसी डेट के अंदर आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। 1 दिसंबर को इन्होंने हमसे माल खरीदा भी और क्रेडिट भी कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें इसकी यहाँ पर आ जाएंगी। ऑल बॉर्डर यहाँ पे भी कर लें, और फिर मैंने बता दिया पूरे मंथ के लिए नीचे तक 30 तक ट्रैक कर लें, और सीरियल भी आपकी ऐड हो जाएगी, और ये फार्मूला भी आप एंड तक ट्रैक कर लीजिएगा। तो ऑटोमेटिक फिर बाद में जो भी एंट्री आप करते रहेंगे, कभी ऑनलाइन पेमेंट कर दी इन्होंने, आपने सिर्फ फिर क्या करना है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, ऑनलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन पेमेंट्स के साथ कितनी पेमेंट्स करी इन्होंने हमें, 15,000 कर दी, 22,000 हो गई। फिर इन्होंने हमसे कुछ सेल करी, यानी चीज़ें हमसे ले ली जो हम डिलीवर कर रहे हैं, मैंने सेल कस्टमर लिख दिया ऐसे ताकि टाइम बचे हमारा, और यहाँ पे हमसे इन्होंने 25,000 की चीज़ें ले ली, तो अब इनकी तरफ हमारे 2,500 जा रहे हैं। अब यही चीज़ आपको अलग कस्टमर की बनानी है, ठीक है जी। ये हमारा हो गया कस्टमर 1। तो इस तरह के अकाउंट्स भी आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप कर लें कस्टमर 1, जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर लें। यहाँ पे कस्टमर 1 कर दिया मैंने, बोल्ड कर दें इसको। अब इसी की शीट फिर मूव और कॉपी करें, मूव और कॉपी में क्रिएट और कॉपी करें, ओके करें, तो डेबिट क्रेडिट शीट की हमारे पास दूसरी आ गई। अब इसको मूव ट्रैक करके एंड में लाएं, और इसको कस्टमर 2 कर लें। ये रीनेम करना, रीनेम कर लें, इसको भी कस्टमर 2 कर लें। अब कस्टमर 2 की जो पेमेंट्स वगैरह होंगी वो कस्टमर 2 के हिसाब से आप मेंटेन कर लें यहाँ पे, ठीक है जी। जिस तारीख की जो पेमेंट्स वगैरह है वो आप देख लें कितनी है क्या है, फिर उसकी अपडेट कर लें आप। तो इस तरह से हर कस्टमर का, फिर आप तीसरा कस्टमर, चौथा कस्टमर, जो जिस कस्टमर 2 की 3 की पेमेंट्स हैं वो सारे आप सेल के साथ साथ उनके रिकॉर्ड को अपडेट और मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मूव और कॉपी करके मैंने बता दी, शीट निकाल कर भी उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हैं अकाउंट्स को इस तरह से, ठीक है जी। तो हर शीट आपकी हर कस्टमर के हिसाब से बनी रहेगी। अब जो शीट आपको चाहिए, जिस कस्टमर की कोई पेमेंट्स आ रही है, रिकॉर्ड्स आ रहा है, वो आप अपना उसके अंदर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब इसी तरह मूव और कॉपी किया मैंने इसको, फिर क्रिएट और कॉपी किया। अब कस्टमर 3 की आ गई, तो यहाँ पे इसको मैं एंड में ले आया अपनी कस्टमर 3। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ वर्कशीट कंट्रोल करने का, चलाने का, बनाने का, रिकॉर्ड अपडेट करने का। अब इसको डबल क्लिक करा मैंने, यहाँ पे कस्टमर 3 कर दिया, कस्टमर 3 की क्या पेमेंट्स आई हैं अब वो आप यहाँ पे ऐड कर लें भी कस्टमर 3 को। इसी तरह यहाँ पर उसकी क्रेडिट क्या किया है उसने, 35,000, यहाँ ये कर लें। किसी की कोई कम आ रही है, किसी की कोई ज़्यादा आ रही है, यहाँ से कर लें। तो ये इस तरह टोटल होता रहेगा उसका, ठीक है जी। लास्ट बैलेंस हमारे पास क्या आ रहा है उसका, वो ये आ रहा है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं प्रिंट के ऊपर। प्रिंट अगर हमें करना है, जैसे सैलरी शीट को प्रिंट करना है, अब हमें ये देखना है पहले ये कॉलम कहाँ तक है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के लिए जब भी एक्सेल में प्रिंट करना है, सबसे पहले प्रीव्यू होगा। प्रीव्यू देखें, या फिर आप व्यू मेन्यू में जाएं, यहाँ पर उसका प्रीव्यू पेज लेआउट करके देख लें। पेज लेआउट में पेज अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा 2 पेज पर जा रही है। नॉर्मल के लिए अब इसको 2 पेज से 1 पेज पे लाने के लिए फाइल में प्रिंट में जाएंगे, यहाँ पर पोर्ट्रेट होता है, वर्टिकल लैंडस्केप सेलेक्ट कर लें तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अभी भी हॉरिजॉन्टल में हमारे पास टोटल सैलरी तक का शीट रिकॉर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको फिट शीट कर लेंगे, 1 शीट पेज। तो ये हमारी टोटल सैलरी आ जाएगी। लेकिन 1 शीट फिट पेज पे आप पहले ये देख लीजिएगा, पेज लेआउट में हमारे पास 100% पे कितना आ रहा है। 100% नॉर्मल प्रिंट होता है, अगर 100% से 80 के अंदर अंदर यहाँ सेट कर दिया 1 फीट शीट पेज पे, तो प्रिंट सही है। लेकिन अगर ये 60 पे चला गया, 55 पे चला गया, तो प्रिंट माइक्रो हो जाएगा आपका। तो माइक्रो नहीं करना आपको, फिर आप इसको नहीं यूज़ करेंगे, नो स्केलिंग। अगर 80 से या 75 से कम है,
अगर उससे ऊपर है तो फिर तो सही है, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 82 आ रहा है, फिर शीट वन पेज क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से ये क्लिक करने के बाद अभी हमारी फिलहाल 1 ऑफ 1 है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह नहीं लिखा हुआ, यानी शीट आपकी एक ही है। आपने कहीं ऐसी बॉर्डर दे के हटा दिया, उसको कोई टैक्स लिख के हटा दिया, तो वो भी आपकी प्रिंट में शामिल हो जाती है फाइल। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल है किसी बॉर्डर दे दिया गलती से, अब मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर आया फाइल में, मैंने देखा, मैं समझ रहा हूँ एक ही प्रिंट आ रहा है, लेकिन वो इसके साथ तो प्रीव्यू में आ रहा होगा कि फिट शीट किया हुआ है, लेकिन फिट शीट अगर नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, और इतने सारे पेजेस प्रिंट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा, कहीं भी एक्स्ट्रा चीज़ें, कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो या बॉर्डर वगैरह नहीं हो आपका। और जब भी आप प्रिंट करेंगे कंट्रोल F2 या कंट्रोल P प्रिंट में जाने के लिए, यहाँ पर आपका पेजेस नंबर वही होने चाहिए जो यहाँ पे शीट आ रही है, जिस हिसाब से जब फिट शीट करेंगे तो यहाँ 1 ऑफ 1 हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही हो। फिर उसके बाद प्रिंटर का नाम जो इंस्टॉल होगा, आपसे प्रिंट करना है, कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, चिल्ली शीट की 2 कॉपी चाहिए, 2, और फिर यहाँ पे प्रिंट के लिए, तो जो भी फाइल होगी वो आपकी प्रिंट हो जाती है इस तरह से। अगर आपको पोर्ट्रेट लैंडस्केप करना है, वो पेपर कौन सा है, फोर वगैरह है, उसको वो देख लें। और फिर एक्टिव शीट होती है, जैसे 4-5 पेज है, पहले जब भी प्रिंट करना है आपका प्रीव्यू ओके होना चाहिए, प्रीव्यू ओके होगा तो फिर आपको प्रिंट करना है। अब जैसे 5 पेज है, मुझे सिर्फ 1 पेज चाहिए, 5 नहीं चाहिए तो 1 कर लें, 1 ऑफ 1। सिर्फ 1 से लेके 2 तक पेज चाहिए तो 1 ऑफ 3 कर लें, 3 तक चाहिए तो सिर्फ 5 पेज का प्रिंट करना है, 5 to 5 कर लें। ठीक है जी, तो ये तरीका होता है प्रिंट करने का। जब ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, प्रिंट आपका एक पेज पे आ रहा होगा, इसको सेट कर लें, फिर यहाँ पर प्रिंट क्लिक करेंगे आप, तो आपकी फाइल जो भी एक्सेल की प्रिंट होकर आ जाएगी। तो लाजमी पहले जो होता है प्रिंट प्रीव्यू वगैरह के ऑप्शन होते हैं जो चेक किए जाते हैं आप। तो आपके लाइक से और रिस्पांस से पता चलेगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरह की और वीडियो मज़ीद टॉपिक इसमें और आगे बढ़ेंगी, ये सीरीज़ और कवर किए जाएंगे। तो पहले आप कैसी लगी है वीडियो अपने फीडबैक से कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और मज़ीद इसकी सीरीज़ फिर आगे में जो ऑप्शन रह गए हैं, जो उसके मेन्यूज़ वगैरह के इतना ऑप्शन अभी नहीं बताए मैंने बताया था एक शीट में कवर नहीं हो सकते एक वीडियो में, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था वो मैंने कवर किया है, ताकि कहीं जाना ढूंढना ना पड़े कुछ भी आपको। एक शीट से, एक वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख लें। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें जो मैंने बताई काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर करें सबके साथ जिनकी समझते हैं आप नीडी हैं, जो सीखना देखना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूट में भी उनको इतना नहीं बताया जाएगा जितना कुछ मैंने इसके अंदर सब समझाया है आपको। तो आपका लाइक और रिस्पॉन्स होना चाहिए। वीडियो मेरे हिसाब से बढ़िया है, आपको भी कैसी लगी अपने कमेंट से फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।